हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल KST मैथमेटिक्स बाय शीतल सिंह। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो जिन लोगों ने पीजीटी का एग्ज़ाम दिया है वो सब लोग ये बोल रहे हैं कि पीजीटी का एग्ज़ाम जो है वो थोड़ा सा मुश्किल आया हुआ है। ठीक है, और आप लोगों में से जो भी लोग अगर ये वीडियो देख रहे हैं उन्होंने अगर पीजीटी का एग्ज़ाम दिया है और कल वो टीजीटी का एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो आप लोग एक बार ज़रूर एक एग्ज़ाम पेपर की पीवाईक्यू की प्रैक्टिस कर लो, ताकि जो आपके कॉन्सेप्ट है, मान लो पीजीटी की तैयारी में कई बार टीजीटी की भी फॉर्मूले हमारे दिमाग से निकल जाते हैं, नहीं हमें याद रहती चीज़ें। तो अगर आप 1 घंटे में क्वेश्चन ये प्रैक्टिस कर लेंगे क्वेश्चंस, तो इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। हो सकता है कि टीजीटी का भी मुश्किल बनाया हो, कोई हर एक टाइप की पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, तो और जो लोग सिर्फ टीजीटी के लिए पढ़ रहे हैं उनके लिए तो वैसे भी हेल्पफुल रहेगा ही। आप लोगों ने ही मेरे से डिमांड करी थी कि मैम एक मैराथन वीडियो बना दो रिवीजन की, तो इससे आपकी सारी रिवीजन हो जाएगी, क्योंकि इस पेपर में सारे जितने भी टॉपिक्स हैं सब कवर हो रखे हैं, और मैं साथ साथ जो भी क्वेश्चन कराऊंगी साथ साथ उसके फॉर्मूले रिवाइज करवाऊंगी, और उसकी जितनी भी जो भी ट्रिक्स यूज़ कर सकते हैं वो सब मैं इस वीडियो में करवाने वाली हूँ। तो आप एक बार ज़रूर 1.5x पे लगा के देखो, या कैसे भी एक बार ज़रूर रिवीजन कर लो। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो प्लीज़, और वीडियो को देखने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि हम लोग आप लोगों के लिए उतनी मेहनत कर रहे हैं जितनी आप अपने लिए मेहनत कर रहे हो। तो इन रिटर्न आप लोगों को इतना करना चाहिए। थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके एग्जाम में एलसीएम और एचसीएफ के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, एलसीएम और एचसीएफ का। तो मैं तुम्हें बताऊं कि एलसीएम और एचसीएफ में क्या डिफरेंस है। एलसीएम में हम क्या करते हैं, एलसीएम जब भी आप किसी, जैसे ये नंबर्स दिए हैं 18, 24 और 60, इस एक एग्जाम्पल से हम दोनों चीज़ें समझेंगे कि अगर हमें 3 नंबर्स दिए हुए, चाहे 2 नंबर चाहे 4 नंबर दिए, उनका एलसीएम निकालना है, तो उस केस में हमें निकालना क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना होता है। ठीक है, लीस्ट का मतलब सबसे छोटा, कॉमन मतलब जो सब में सेम आ रहा हो, मल्टीपल मतलब इन सब का मल्टीपल होना चाहिए, इन सारे नंबर्स का मल्टीपल, यानी 18, 24 और 60 एक ऐसा नंबर आएगा जो नंबर इन तीनों नंबर से भाग हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड करें, ये तीनों नंबर उस नंबर को डिवाइड करेंगे, क्योंकि इन तीनों का मल्टीपल होने वाला है। तो देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो भी नंबर दिया है उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन लिखते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब है इसको आप प्राइम फैक्टर्स में तोड़ोगे। ठीक है, तोड़ने का मतलब, जैसे मैं, ये क्या होता है आपको सबको पता होगा, 9 दूनी 18 है ना, 9 दूनी 18। तो आपको क्या करना है, प्राइम नंबर्स में लिखना है। तो 9 को हम प्राइम की पावर में लिख देते हैं, 3 स्क्वायर हो गया इंटू 2⁻1 हो गया। ठीक है, अब 24 देखेंगे तो 8 तिया 24, यानी कि 8 तिया 24। तो मैं इस 8 को भी प्राइम की फॉर्म में लिखना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 2⁻3 इंटू 3⁻1। अब 60 को मैं लिखूँ, 15 चौके 60 होता है, तो यहाँ पे कितना हो गया, 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 3। ठीक है, यानी कि ये मेरी प्राइम फैक्टर्स, ये तीनों प्राइम नंबर लिखे हुए हैं। जैसे 8 प्राइम नहीं था तो इसको मुझे प्राइम में कन्वर्ट करना पड़ा, 2⁻3। 9 प्राइम नहीं है तो इसको मुझे प्राइम में कन्वर्ट करना पड़ा, 3, और ये मेरा प्राइम नंबर होता है। प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो सिर्फ और सिर्फ 1 से और खुद से डिवाइड होता है, इसके अलावा उसका कोई भी डिवीजन नहीं होता। प्राइम नंबर के सिर्फ 2 ही डिविजन्स होते हैं। ठीक है, तो ये मेरी प्राइम फैक्टराइजेशन 18 की आई है, ये 24 की आई है, 60 की आई है। जब हमें एलसीएम निकालना है, तो हम क्या करते हैं, हाईएस्ट पावर लेते हैं। ठीक है, जो हमारे कॉमन प्राइम्स हैं उनकी क्या लेते हैं, हाईएस्ट पावर लेते हैं। अब देखो, 3 की पावर स्क्वायर, 3 की पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 की पावर 1 है, तो मुझे इसकी हाईएस्ट पावर लेनी है, तो क्या लूँगी, 3 की पावर 2 लूँगी। ठीक है, अब 2 की यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो मुझे हाईएस्ट पावर लेनी है, यानी कि मैं 2⁻3 लूँगी यहाँ से। अब 5 देखो, 5 इसमें है नहीं, इसमें भी नहीं है, इसमें आ रहा है सिर्फ, तो 5 की पावर कितनी आएगी, 1 आएगी यहाँ से हाईएस्ट। ठीक है, ये मत सोचना कि यहाँ पे 5, इस नंबर में 5 है, यहाँ पे नहीं है तो हम 5 नहीं लेंगे। हमें सारे प्राइम्स को लेना पड़ेगा, और सारे प्राइम्स की हमें हाईएस्ट पावर लेनी है। तो ये हमारा क्या निकलता है, यहाँ से लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकलता है। ठीक है, क्या निकलता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब इसकी वैल्यू क्या आएगी, 8 इंटू 9 इंटू 5, तो इसकी वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 360। ठीक है, ये हो गया एलसीएम। अब मुझे अगर इसमें एचसीएफ निकालना होता, तो हमें क्या करना है, हमें हाईएस्ट की जगह क्या लेनी है, लीस्ट पावर लेनी है। कितनी लेनी है, लीस्ट पावर लेनी है। जब मुझे एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका मतलब इन सभी नंबर्स में सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है वो निकालना है। और लीस्ट, एलसीएम में क्या करते हैं, मल्टीपल निकालते हैं। तो जब हम एचसीएफ निकालते हैं तो हम लीस्ट पावर लेते हैं इन प्राइम नंबर्स की, और जब हम एलसीएम निकालते हैं तो हम हाईएस्ट पावर लेते हैं किसकी, प्राइम नंबर्स की। ठीक है, तो ये प्राइम नंबर्स मेरे, ये इसकी फैक्टराइजेशन ये है, इसकी ये है, और इस नंबर की ये है। तो इन सब में मुझे लीस्ट पावर लेनी है, यानी मुझे 3 की लीस्ट पावर यहाँ पे 2 आ रही है, यहाँ पे 1 आ रही है, यहाँ पे 1 आ रही है, तो लीस्ट पावर क्या आएगी, 3 की पावर 1 आएगी। ठीक है, और 2 की पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो मुझे लीस्ट लेनी है, तो यानी कि 2 की पावर 1 लूँगी। अब 5 की पावर यहाँ पे कितनी आएगी, यहाँ पे आएगी 5 की पावर 0, इधर भी 5 की पावर 0, यहाँ 5 की पावर 1 है, तो मुझे कितनी लेनी है, यहाँ पे बताओ जल्दी से, मुझे कितनी लेनी है, लीस्ट लेनी है। तो यानी कि मैं क्या लूँगी, 5 की पावर 0 लूँगी यहाँ से। ठीक है, इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा,
6 आ जाएगा यहाँ से। समझ आया आपको? HCF निकालने का मतलब है कि मुझे लीस्ट पावर लेनी है, LCM का मतलब हाईएस्ट पावर लेनी है। तो हमारा जो क्वेश्चन था उसका आंसर हमारे यहाँ से 360 यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा ट्रू हो जाएगा। आई थिंक आप लोगों को LCM HCF समझ आ गया होगा कि कैसे निकालना है, ठीक है। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे ये इस टाइप से दिया हुआ है 1 - 1/5 1 - 1/6 कुछ भी दिया है। आप इसको देख के घबराओ मत। जब भी आपको इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन दिया हो ना, जब आपको बहुत सारी टर्म्स दी हुई हैं तो उनमें से आप एक टर्म को उठाओ, पहले एक टर्म को उठाओ। इसको आप देखो, इसको क्या बन रहा है। ये अगर आप LCM लोगे यहाँ से तो ये 5 - 1 यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 4/5, 4/5 इसकी वैल्यू आ रही है। इसी तरीके से जब आप सेकंड को उठाएंगे तो यहाँ से सेकंड, ये फर्स्ट की वैल्यू मल्टीप्लीकेशन में लिखा है सब, सेकंड की वैल्यू क्या आएगी 5/6 आएगी, थर्ड की वैल्यू क्या आएगी 6/7 आएगी। यानी कि मेरे नंबर्स कुछ इसी तरीके से चलते जा रहे हैं और लास्ट में क्या आ रहा है 99/100 आ रहा है, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, जब आप मल्टीप्लीकेशन में फ्रैक्शंस आपने लिखे हैं तो ये 5 से 5 कैंसिल, 6 से 6, यहाँ 7 से 7 होता जाएगा। तो मतलब लास्ट तक यहाँ पे कुछ 98/99 आएगा और ये 99 से 98 कैंसिल हो जाएगा। मतलब इस तरीके से हमारे नंबर जो फर्स्ट टर्म है उसका डिनोमिनेटर सेकंड उससे आगे आने वाली टर्म के न्यूमरेटर को कैंसिल कर रहा है। तो हमारे पास लास्ट में क्या बचने वाला है 4/100। 4/100 कितना होता है 1/25, ठीक है। तो मतलब मेरा ऑप्शन 3 यहाँ से ट्रू हो जाएगा। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, इफ़ द मीन ऑफ 6 4 7 P एंड 10 इज़ 8। अब आप देखो मीन कैसे निकालते हैं। इसमें मीन मीडियन दोनों एक साथ दिए हुए हैं, तो मैं आपको तीनों चीज़ें समझा देती हूँ कि मीन मीडियन और मॉड कैसे निकालते हैं। मीन निकालने का मतलब है जितनी भी आपको नंबर ऑफ टर्म्स दी हुई हैं उन सबको जोड़ के और जितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है उससे डिवाइड कर दो। यानी कि देखो कितने नंबर दिए हैं यहाँ पे 6 4 7 P + 10 ये दिए हैं, ठीक है। ये नंबर दिए हैं और इसका मीन कितना दे रखा है 8 दे रखा है। पहले गिनो कितने नंबर है 1 2 3 4 5, तो भाग करेंगे 5 से, ठीक है। कितने नंबर है 5 नंबर। जो भी नंबर सबको जोड़ दो और फिर डिवाइड कर दो टोटल नंबर से। कितने नंबर है 5 नंबर। तो ये मेरा कितना आ रहा है मीन आता है। इससे हम ऐसे हम क्या निकालते हैं मीन निकालते हैं P + 10। अब इसको मैं उधर ले जाऊँगी तो 8 पंचे कितना हो गया 40, ठीक है। मुझे P की वैल्यू निकालनी है। यहाँ से P की वैल्यू निकालनी है तो मतलब ये कितना हो रहा है 27 + P = 40। तो P की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40 - 27 यानी कि 13 आ गया, ठीक है। यहाँ से ऑप्शन 3 हमारा ट्रू हो जाएगा। अब देखो जब हमें नंबर्स दिए हुए हैं, बहुत सारे नंबर्स दिए हुए हैं, एक डेटा गिवन है, तो हमें मीडियन निकालना है। तो मीडियन निकालने का तरीका होता है कि मीडियन पहली बात तो मिडिल मोस्ट टर्म होती है, ठीक है। मीडियन क्या होता है मिडिल मोस्ट टर्म होती है। जैसे आपके पास ये डेटा गिवन है, आप इसमें काउंट करो कि ये जो नंबर ऑफ टर्म्स लिखी हैं वो नंबर ऑफ टर्म्स ओड है या इवन है। दो केसेस बनते हैं हमारे पास, या तो नंबर ऑफ टर्म्स हमारी ओड होंगी या फिर नंबर ऑफ टर्म्स हमारी कितनी होगी इवन होगी। अगर आपका ओड का केस है तो ये बहुत आसान केस होता है। अगर ओड का केस है तो आप क्या करो, जैसे ये डेटा गिवन है, ये कितना है 25 34 31 और ये क्या है 23 22 26 35 28 एंड 20 और 32 है ना, 20 और 32। तो कितने नंबर हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये तो हमारे पास इवन नंबर है। अगर मान लो आपके पास ये ऑड नंबर होते, मान लो मैं इसको हटा देती हूँ, ठीक है, ऑड नंबर्स होते हैं आपके पास, तो उस केस में आपको क्या करना है, पहली बात मीडियन क्या होता है मिडिल मोस्ट टर्म होती है। तो आप एक काम करो, लेफ्ट से इवन नंबर छोड़ दो और राइट से उतने ही इवन नंबर राइट से छोड़ दो, जो बीच में बचेगा वो हमारा मीडियन हो जाएगा। जैसे फिर अभी मेरे पास कितने बच गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बच गए। 9 बच गए तो मैं 4 यहाँ से छोड़ दूंगी लेफ्ट से और 4 मैं राइट से छोड़ दूंगी, ठीक है। 4 आगे के नंबर छोड़ दो और 4 पीछे के नंबर छोड़ दो। जो बीच का नंबर होगा वो मेरा क्या बन जाएगा मीडियन बन जाएगा, अगर ये ओड नंबर ऑफ टर्म्स होती तो, ठीक है। लेकिन अब हमारे पास क्या दिया है इवन नंबर ऑफ टर्म्स दिया है। और अगर मान लो ये तो आपके पास 9-10 टर्म दिए हैं तो आप निकाल सकते हो, लेकिन अगर इससे ज़्यादा आ गए तो मुश्किल हो जाएगा। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है कि आपको अगर n नंबर ऑफ टर्म्स दी हैं, n नंबर ऑफ टर्म्स गिवन है, तो आपको अगर ऑड के केस में मीडियन निकालना है तो हम करते हैं n+1/2th टर्म जो हमारी होती है वो हमारा मीडियन हो जाता है, ठीक है। n+1/2th टर्म यानी कि टोटल अगर हमारे पास ये 9 है तो 9 में 1 जोड़ तो 10, 10/2 करेंगे यानी कि 5वीं टर्म जो होगी वो हमारा मीडियन हो जाएगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि इवन में कैसे करना है, ठीक है। अगर आपके पास इवन नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो फिर आपको कैसे करना है। इवन नंबर ऑफ टर्म्स में हम करते हैं n/2th टर्म लेते हैं और हम क्या लेते हैं n/2। ये +1 याद रखना, ये अलग से लिखा है, ठीक है। मैं बार बार हर वीडियो में बताती हूँ कि अलग से लिखा है, ऊपर पूरे साथ में नहीं लिखा है, याद रखना। n/2th टर्म n/2 + 1th टर्म, इन दोनों टर्म्स का हमें क्या लेना है मीन लेना है, यानी इन दोनों टर्म्स को ऐड कर दो, डिवाइड कर दो 2 से, ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन में जो नंबर ऑफ टर्म्स दी हैं वो इवन ही दी हुई हैं, इवन ही दी हुई हैं। तो और आप इसमें क्या कर सकते हो, जब आपको इवन नंबर ऑफ टर्म्स गिवन है ना, तो टोटल आप n की वैल्यू देखो क्या आ रही है। n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, n की वैल्यू 10 है। तो आप क्या करेंगे 10 का आधा करो,
ठीक है, n/2 कर रहे हैं यानी कि 10 का आधा करो, 10 का आधा कितना आया 5। तो यानी कि मुझे क्या करना है, पाँचवीं टर्म और उससे नेक्स्ट वाली यानी कि छठी टर्म, पाँचवीं टर्म और छठी टर्म का मुझे क्या निकालना है, मीन निकालना है। तो पाँचवीं टर्म निकालना है, मीन निकालना है, ठीक है, फिफ्थ टर्म और सिक्स टर्म का मीन निकालना है। तो सबसे पहले आपको ना ये जो डेटा गिवन है ना, इस डेटा को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लो आप, ठीक है। जैसे हमारे पास क्या दिया है 20, और फिर उसके बाद क्या आएगा 22 आएगा, 23 आएगा, 25 आएगा, 26 आएगा, 28 आएगा, और फिर 28 के बाद क्या आ रहा है 31 आ रहा है, ठीक है। इस तरीके से 31, 32 ऐसे हमारी टर्म आ रही है। तो हमें फिफ्थ और सिक्स टर्म का मीन निकालना है। तो हमारे पास क्या बचेगा 1 2 3 4 5, ये पाँचवीं और छठी टर्म, यानी 26 + 28/2 करेंगे तो हमारे पास आएगा ये 27, ठीक है। क्या आएगा 27 आ जाएगा, यहाँ से हमारा आंसर 2 आ जाएगा। जो हमने मीडियन निकाला था ना उसमें भी हमें यही करना है, हम इसको असेंडिंग में लिखेंगे और फिर उसके बाद हम मिडिल मोस्ट जो हमारी टर्म है वो निकाल देंगे। तो यहाँ पे अगर मैं जैसे आपको बता रही थी वो फॉर एग्जांपल बता रही थी, तो आप पहले सबसे पहले जो डेटा गिवन है उसको इंक्रीजिंग में लिख लेना, उसके बाद करना क्वेश्चन को, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रखा है कि ये जो एल्जेब्राइक आइडेंटिटी यूज़ होती है ना, जहाँ पे ये बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, इसमें पेपर में भी देखना बहुत सारे पूछे हुए हैं और ये हमेशा पूछे ही जाते हैं। या तो आपको न्यूमेरिकल वैल्यू दे के पूछता है या फिर सीधा एक्स वाई में पूछ लेता है। देखो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अगर हम x + y का होल स्क्वायर करते हैं तो वो क्या लिखा जाता है x² + y² + 2xy, ठीक है। अगर मैं माइनस में करती हूँ तो माइनस में क्या है कि फर्स्ट दोनों टर्म तो सेम आती है, लास्ट वाली में सिर्फ माइनस आ जाता है, ठीक है। अब इसके बाद सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये x² - y², x² - y² को कैसे लिखते हैं, x - y × x + y, ठीक है। क्या लिखते हैं x - y × x + y लिखते हैं। अब इसके बाद देखो इसी तरीके से अगर मान लो आपको x² + y² को x + y की होल स्क्वायर के बराबर करना है, या फिर आपको x² + y² को x - y के होल स्क्वायर के बराबर लिखना है, तो पहली बात तो ये दोनों बराबर तो हो नहीं सकती, क्योंकि इसमें एक एक्स्ट्रा टर्म आती है, वो क्या आती है 2xy, इसमें भी एक एक्स्ट्रा टर्म आती है, वो क्या आती है -2xy। तो इसको मुझे हटाना है तो मैं यहाँ क्या करूँगी -2xy लिख दूँगी, यहाँ का क्या करूँगी +2xy लिख दूँगी। तो ये जो दोनों मेरी फिर यहाँ से क्या बन जाती है, आइडेंटिटी बन जाती है, अगर x² + y² को मुझे इसके बराबर या इसके बराबर लिख के यूज़ करना है तो, ठीक है। अब आपके क्वेश्चन में कौन सी आइडेंटिटी यूज़ हो रही है वो देखो, आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि x - y × x + y। तो आप मुझे बताओ आगे बढ़ने से पहले ये x - y x + y क्या बन जाएगा, x² - y² बन जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्या दिया है x² + y² × x4 + y4। अब ये जो टर्म लिखी हुई है x² - y² x + y², x² + y², तो ये भी x - a - b a + b वाली फॉर्म बन रही है। तो यहाँ से क्या होगा 2 पावर है तो उसका स्क्वायर करेंगे तो x4 बन जाएगा, प्लस माइनस बन जाएगा, y की पावर यहाँ पे भी 2 यहाँ पे भी 2, सेम पावर होनी चाहिए, तो ये हो गया y की पावर 4। अब सेम इसी तरीके से आप इसको देखोगे तो यहाँ पे भी पावर सेम आ रही है और बीच में यहाँ माइनस है यहाँ पे प्लस है, ठीक। हमें सिर्फ ये देखना है कि a की पावर सेम होनी चाहिए अल्फा और b की पावर अल्फा होनी चाहिए, और यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक में प्लस होना चाहिए और एक में क्या होना चाहिए माइनस होना चाहिए। तो फिर हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों पावर्स को इसका स्क्वायर कर सकते हैं, यानी कि मैं क्या लिख सकती हूँ 2α यानी α² - b की पावर α², ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये लिखा है x4 - y4 x4 + y4, तो ये क्या बन जाएगा x8 - y8। तो हमारा आंसर यहाँ से 3 ऑप्शन ट्रू हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मेंसुरेशन पे मैं फुल वीडियो बना चुकी हूँ, अगर आपको मेंसुरेशन रिवाइज करना है तो आप जाके मेरे चैनल पे विजिट कर लो और उस वीडियो को देख सकते हो, और अगर आप देख चुके हो तो एक बार आप ये जो है क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है। अब देखो इसमें लिखा हुआ है कि द एरिया ऑफ बेस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, हमारे पास कोई सिलेंडर है, ठीक है, ऐसे मेरे पास कोई सिलेंडर है और ये बोल रहा है कि इसका क्या है एरिया ऑफ बेस दिया हुआ है, एरिया ऑफ बेस दिया हुआ है वो कितना है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और हाइट जो है ये जो हाइट है वो इसने दे रखी है 15 सेंटीमीटर। तो हमें निकालना है इसकी वॉल्यूम, ठीक है, हमें सिलेंडर की वॉल्यूम निकालनी। सिलेंडर की वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला हमारे पास होता है कि जो एरिया का बेस एरिया होता है ना, एरिया ऑफ बेस होता है इनटू हाइट, यही इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट होता है, यानी कि πr² h जो हम फॉर्मूला लिखते हैं सिलेंडर का वॉल्यूम, और सिलेंडर का अगर मुझे वो निकालना है कि क्या बोलते हैं उसको सरफेस एरिया, ठीक है, सरफेस एरिया अगर निकालना है तो वो होता है 2πr/h, ठीक है। और अगर हमें ये समझ आ गया 2πr² h वॉल्यूम निकालना है, तो बेस एरिया इसने दे रखा है 154 और h की वैल्यू 15 दे रखी है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ से आंसर आएगा 2310, ठीक है। तो यानी हमारा फर्स्ट ऑप्शन ट्रू हो जाएगा। बस इतना ही समझना आपको कि जो ये वॉल्यूम निकालते हैं इसमें एरिया ऑफ बेस ही होता है ये πr², ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री पे दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन किस पे दिया हुआ है ट्रिग्नोमेट्री पे। ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज आपको आनी चाहिए, अगर नहीं आती हैं तो आप जाके टेलीग्राम चैनल पे फॉर्मूला शीट मैंने डाल रखी है, वहाँ से याद कर लो। और
अभी देखो इसमें क्या, इसमें अगर आइडेंटिटी भी नहीं लगाएंगे तो भी हमारा क्वेश्चन ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। बिना आइडेंटिटी के भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। उसका तरीका क्या है, देखो हमारे पास जो भी दिया है ना उसको लिख दो। सीकेंट थीटा माइनस क्या लिखा है, कोसिकेंट थीटा इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब आप मुझे बताओ यहाँ से मैं क्या लिख सकती हूँ, सीकेंट थीटा इज इक्वल टू क्या बनेगा, कोसिकेंट थीटा। अब सीकेंट थीटा जो होता है वो क्या होता है, 1/cos थीटा होता है। ये याद कर लो, सीकेंट थीटा क्या होता है, 1/cos थीटा होता है। कोसिकेंट थीटा क्या होता है, 1/sin थीटा। ठीक है, कोसिकेंट क्या है, साइन का उल्टा करते हैं तो कोसिकेंट आ जाता है, कोस का उल्टा कर देते हैं तो सीकेंट आ जाता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं 1/टेंजेंट थीटा लिखती हूँ तो वो किसके बराबर आता है, कोट थीटा के बराबर आता है। ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। अब इसके बाद देखो, अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ से अगर मैं साइन को ऊपर ले आऊँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो ये क्या बनेगा, साइन थीटा बाय टेन थीटा। ठीक है, इसको इधर ला रही हूँ, ये बन गया 1। अब साइन थीटा बाय टेन थीटा की वैल्यू आती है कॉस थीटा। साइन थीटा बाय कॉस थीटा की वैल्यू आ जाती है टेन थीटा। थीटा की वैल्यू 1 हो गई। अब थीटा यहाँ से कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। क्यों आया, देखो टेन थीटा की जो वैल्यू है वन वैल्यू, जो टेन थीटा जो टेंजेंट फंक्शन है वो 1 किस एंगल पे देता है, 45 डिग्री पे देता है। एंगल की वैल्यूज़ भी मैं याद करा चुकी हूँ। उसके लिए हमारे पास एक बहुत बढ़िया ट्रिक होती है जो हम फिंगर वाली ट्रिक लगाते हैं ना। फिंगर वाली ट्रिक मैं पहले से समझा चुकी हूँ, अगर आपने नहीं पढ़ी तो आप एक बार जाके ज़रूर पढ़ लो कि ये 0 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, ये 60 डिग्री है और ये 90 डिग्री है। ठीक है, ये मैं साइन थीटा के लिए बात कर रही हूँ, साइन थीटा के लिए। तो फिंगर से जिस भी फिंगर पे जाएंगे हम, जिस भी एंगल पे जाएंगे उसके नीचे देखो कितनी फिंगर आ रही है। 0 के नीचे एक भी फिंगर नहीं है, मतलब 0 है। और फिर क्या करते हैं, इसका स्क्वायर रूट कर देते हैं, डिवाइड करते हैं 2 से। सबके साथ ऐसा करेंगे। यहाँ पे 30 डिग्री यानी कि इस फिंगर की बात करूँ तो इससे नीचे कितनी फिंगर है, एक फिंगर, उसका स्क्वायर रूट करूँगी डिवाइडेड बाय 2। 45 से नीचे कितनी फिंगर आ रही है, 2, इसका स्क्वायर रूट करूँगी डिवाइडेड बाय 2। 60 से नीचे 3 फिंगर यानी कि स्क्वायर रूट 3/2। और 90 से नीचे कितनी है, 4 फिंगर यानी कि स्क्वायर रूट 4/2। ठीक है, अब इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0, 1/2 और ये बनेगा 1/√2 बनेगा, ये बनेगा √3/2 और यहाँ से आ जाएगी वैल्यू 1। ये 0 डिग्री की, ये 30 डिग्री की, ये 45 डिग्री की, 60 डिग्री की, 90 डिग्री की। ठीक है, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। जब हमारे पास साइन की वैल्यू आ गई ना, साइन थीटा की वैल्यू आ गई, बस इतना ही याद कर लो। साइन की आ गई तो अगर आपको कॉस थीटा की वैल्यू लिखनी है तो इनको रिवर्स कर दो, यानी कि 1 √3/2, 1/√2, ये हो गया 1/2 और ये 0। ठीक है, इसका रिवर्स। अब इन दोनों से आप सारे बाकी सारे फंक्शंस की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, देखो टेन थीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ठीक है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। अगर कोट थीटा लिखूँ तो वो होता है 1/10 थीटा, यानी कि इसका उल्टा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस थीटा बाय साइन थीटा। ठीक है, मुझे अगर सीकेंट की वैल्यू चाहिए, सीकेंट थीटा, तो वो क्या होता है 1/cos थीटा। और अगर मुझे कोसिकेंट थीटा चाहिए तो उसकी वैल्यू क्या आती है, 1/sin थीटा। ठीक है, क्लियर हो गया। तो यहाँ से आपको सिर्फ एक ही वैल्यू याद कर लो, ये फिंगर वाला तरीका, यहाँ से सारी वैल्यूज़ आपको पता चल जाएंगी। तो आई थिंक आपको 1045 की जो वैल्यू है वो किस तरीके से आएगी, 1045 लिखेंगे तो साइन बाय कोस करूँगी, साइन बाय कोस कर रही हूँ तो साइन और कोस दोनों 45 डिग्री पे सेम वैल्यू देते हैं, तो साइन बाय कोस करने पर इसकी वैल्यू 1 आ जाती है, यानी कि 1045 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, तो वही मैंने वहाँ पे लिखा था, 1045 की वैल्यू कितनी है, 1 लिखी है। तो ये 1 आपको समझ आ गया यहाँ से। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 45 डिग्री है, यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ गई। और हमें निकालना क्या है, सीकेंट थीटा प्लस कोसिकेंट थीटा। तो यानी कि मुझे क्या निकालना है, सीकेंट 45 डिग्री प्लस कोसिकेंट 45 डिग्री। आप मुझे बताओ सीकेंट 45 क्या है, 1/cos 45 डिग्री है, और कोसिकेंट क्या है, 1/sin 45 डिग्री है। ये तो cos 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2 होती है। अब इसका उल्टा करना है, तो इसका उल्टा करने मतलब ये √2 और ये भी क्या बन जाएगा, √2, यानी कि कितनी वैल्यू आ गई, 2√2। और यही हमारा क्या है, ऑप्शन दिया है, ऑप्शन 4। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाँ कहाँ गया, ये देखो 98 नंबर क्वेश्चन को आप ध्यान से समझो। ठीक है, इसमें क्या दे रखा है कि आपको बोल रखा है कि हाउ मेनी स्फेरिकल बुलेट्स कैन बी मेड आउट ऑफ सॉलिड क्यूब ऑफ लेड हुज एज मेजर 44 सेंटीमीटर एंड ईच बुलेट बीइंग 4 सेंटीमीटर इन डायमीटर। जो बुलेट बना रहे हैं उसका डायमीटर 4 सेंटीमीटर है। तो आपको ना एक चीज़ याद रखनी है, जब भी हम किसी चीज़ से रीशेप करके कोई दूसरी चीज़ बनाते हैं जब भी हम किसी चीज़ से को रीशेप करके दूसरी चीज़ बनाते हैं तो उस केस में जो हमारा वॉल्यूम होता है ना, जो वॉल्यूम होता है वो हमेशा सेम आता है। ठीक है, वॉल्यूम जो है कांस्टेंट रहता है। तो पहली बात देखो, यहाँ पे क्या बना रहा है, सॉलिड क्यूब की बात कर रहा है, तो क्यूब का जो एरिया वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, ए क्यूब। ठीक है, और फिर उसके बाद इसने क्या बनाया है, स्फेरिकल बुलेट बनाई, तो स्फीयर का यूज़ करेंगे हम। स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3πr क्यूब। ठीक है, और इसने डायमीटर जो है वो डायमीटर कितना दे रखा है, 4, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई यहाँ से। और साइड ए की वैल्यू इसने कितनी दे रखी है, 44 दे रखी है। ठीक है, अब दोनों का हम क्या करेंगे, वॉल्यूम जो है क्यू बराबर कर देंगे, लेकिन हमें ये निकालना है कि इसको रीशेप करने के बाद कितनी स्फेरिकल बुलेट बन रही हैं, है ना। तो कितनी बन रही हैं, तो उनको मान लेते हैं कि वो कितनी बन रही हैं, टोटल n बन रही है। कितनी बन रही है, टोटल n बन रही हैं।
तो मतलब n का जो वॉल्यूम आएगा, n का जो वॉल्यूम आएगा वो किसके बराबर होगा, a क्यूब के बराबर होगा, है ना, इसी के बराबर होगा। तो n इंटू, मैं इसका वॉल्यूम निकालती हूँ 4/3 इंटू पाई, यानी कि 22/7 गुना 2 क्यूब, 2 क्यूब करूँगी इज इक्वल टू a क्यूब, यानी कि 44 का क्यूब करूँगी। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 44 इंटू 44 इंटू 44 इंटू 7 इंटू 3, डिवाइड करेंगे 22 गुना 4 गुना 8 से, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर यहाँ से आएगा 2541। कितना आंसर आ रहा है, 2541, यानी सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ से ट्रू हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रोबेबिलिटी का, ठीक है। देखो सारे धीरे धीरे करके सारे टॉपिक्स आपके कवर हो रहे हैं, तो आप एक बार ज़रूर देख लो कि किस तरीके से क्वेश्चंस को करते हैं। इसमें पूछा है, इन ए क्रिकेट मैच ए बैट्समैन हिट्स अ बाउंड्री 8 टाइम्स आउट ऑफ 40 बॉल्स ही प्लेस, ठीक है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट ही डिड नॉट हिट अ बाउंड्री, यानी कि जो बैट्समैन है उसकी प्रोबेबिलिटी, वो क्या करता है, 40 बॉल उसको फेंकी गई तो उसमें से 8 बार वो बाउंड्री को टच कर रहा है। अब ये हिट कर रहा है, इसने पूछा कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो बाउंड्री को टच नहीं कर रहा, बाउंड्री को हिट नहीं कर रहा, वो प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो जब आपके पास हिट करने की प्रोबेबिलिटी है, हिट करने की प्रोबेबिलिटी है, उसको अगर आप 1 में से माइनस कर दो, यानी कि आप हिट करने की प्रोबेबिलिटी को 1 में से माइनस कर दो, तो जो हिट नहीं करा है उसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। सीधी सीधी बात है। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ हिट करने की कितनी है, 8/40, 40 में से 8 बार हिट कर रहा है, यानी कि कितनी आ गई, 1/5, ठीक है। सॉरी, ये 8/40 1/5 है, तो यानी कि 1 - 1/5 आ गई। तो 1 - 1/5 करेंगे तो कितना आएगा, 0.8 आ जाएगा आपका आंसर, सीधा सीधा। 1 सेकंड का क्वेश्चन है, टाइम भी नहीं लग रहा है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास नंबर 4 नंबर्स, इसमें मीन मीडियन का हमें क्या निकालना है, रिलेशन बताना है कि क्या आएगा। अब इस केस में देखो पहले से ही जो हमारी टर्म्स है वो ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में दे रखी है, तो हमें रीअरेंज नहीं करना पड़ेगा। अब इस केस में आप मुझे ये बताओ कि मीन क्या आएगा, हमें कंपेरिजन करना है कि मीन मीडियन और मोड का, ठीक है। मीन यहाँ से क्या आएगा, 2 + 2 + 4 + 5 + 12 करेंगे और डिवाइड किससे करूँगी, 3 4 5 से, ठीक है। 5 से डिवाइड करूँगी, यानी ये बन रहा है 25/5, यानी कि 5, ठीक है। मीन मेरा 5 आ रहा है। और अगर मैं मीडियन की बात करूँ यहाँ से, तो मीडियन क्या आएगा, मिडल मोस्ट टर्म आएगी। अब ये ऑड नंबर ऑफ टर्म्स दी हैं, ऑड नंबर कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है, 5, ठीक है। 5 दी हैं, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ से 2 यहाँ से छोड़ दूँ, 2 यहाँ से छोड़ दूँ, ठीक है। 4 हो गई, 2 ये 4 हो गई, बीच वाली बची, तो मुझे क्या करना है, बीच वाले टर्म क्या है, 4 है। तो मीडियन कितना आ गया मेरे यहाँ से, 4 आ गया। अब मोड किसे निकालते हैं, मोड होती है जो फ्रीक्वेंसी आपकी बार बार रिपीट करती है, यानी जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। मोड मतलब वो नंबर जो बार बार दिख रहा है आपको, एक से ज़्यादा बार दिख रहा है। तो 2 नंबर 2 देखो आपको 2 बार दिख रहा है, यानी एक से ज़्यादा बार दिख रहा है, तो मोड हमारा क्या आएगा, 2 आएगा। अब यहाँ पे क्या हुआ, इससे रिलेशन आप देखेंगे तो जो मीन है वो बड़ा है मीडियन से, मीन मीडियन से बड़ा है और मीडियन मोड से बड़ा है ना, क्योंकि ये 5 है, ये 4 है, ये 2 है। तो इनमें से कौन सा आपका रिलेशन ट्रू हो रहा है, मीन इक्वल टू मीडियन नहीं हो सकता, मीन लेस देन मोड नहीं हो सकता, मीन ग्रेटर देन मोड, हाँ जी ट्रू है, मोड मीडियन बराबर नहीं है, तो यानी ऑप्शन 3 हमारा ट्रू हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। अब सेकंड जो ये इसके बाद ये जो क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताने वाली हूँ कि जब भी आपको इस तरीके के क्वेश्चन दिए हों, जैसे ये क्या लिखा है, √5 + √3 / √5 - √3 + √5 - √3 by √5 + √3, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एक तो तरीका ये है कि आप इन दोनों में अलग अलग से रैशनलाइजेशन करेंगे फिर सॉल्व करेंगे। लेकिन मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता रही हूँ, अगर आपको इस टाइप से सेम टर्म दी हैं ऊपर नीचे, यहाँ भी और यहाँ पे भी, ठीक है, यहाँ पे भी सेम दिया है, यहाँ पे भी सेम दिया है, और ये दिया है, इसको मान लो यानी कि ए की वैल्यू थ्रू आउट सेम आ रही है और बी की वैल्यू थ्रू आउट सेम आ रही है, ठीक है। ये ए √5 है, बी मेरा क्या है, √3 है, यानी कि यहाँ क्या लिखा है, a + b, यहाँ लिखा है a - b, यहाँ लिखा है a - b, यहाँ लिखा है a + b, मतलब उल्टा उल्टा दिख रहा है। यानी कि किस तरीके से लिखा है, किस तरीके से लिखी हैं टर्म्स हमारी, सॉरी एक सेकेंड, जब भी आपको इस तरीके की टर्म दी हो, यानी कि ये ए है, इसको एक सेम टर्म मान लो, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, ठीक है, क्योंकि √5 + 3 दिया है, और फिर सेम यहाँ पे भी बी लिखा है, यहाँ पे ए लिखा है, ये ए टर्म, ये बी टर्म, ये बी टर्म, ये ए टर्म, यानी कि किस तरीके से लिखा है, a/b + b/a। जब इस टाइप से आपको सम करना हो तो उसका सीधा सीधा तरीका कि आप a² + b² कर दो डिवाइडेड बाय ab कर दो, ठीक है। क्या करना है, a² + b² डिवाइडेड बाय ab करना है। तो यानी कि आपको इसमें क्या करना है, आपको लिखना है √5 + √3 का स्क्वायर करना है, प्लस आपको क्या करना है, √5 - √3 का स्क्वायर करना है, और डिवाइड किससे करना है, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन से, ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन a × b, ठीक है, इससे करना है। तो इसका भी एक आसान तरीका है, अगर आपको इसका स्क्वायर करना है
और प्लस में इसी के साथ इसके माइनस का स्क्वायर आ रहा है, यानी कि जब आपके पास a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर दिया हो ऊपर, ठीक है, और नीचे दिया है a माइनस बी और यहाँ दिया है a प्लस बी, तो अब आप इनको सॉल्व करेंगे। जब आप इन दोनों को ऐड करते हैं ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर, जब इनको ऐड करते हैं तो इसका सीधा सीधा हमारे पास आंसर आ जाता है 2a प्लस 2b। क्या आ जाता है? 2a प्लस 2b हमारा आंसर आ जाता है, ठीक है। तो और नीचे यह क्या आ जाता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या आ जाता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाता है। तो अब मुझे बताओ 2a प्लस 2b करना है मुझे, 2a प्लस 2b, यानी कि यहाँ पे क्या है? 5 रूट 5 रूट 3 रूट 5 रूट 3 2a स्क्वायर, सॉरी यहाँ से क्या लिखते हैं? a प्लस बी का होल स्क्वायर, हाँ 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो यानी कि 5 का रूट 5 का स्क्वायर क्या आएगा? 5 इंटू 2 आएगा 10, प्लस यहाँ से क्या आएगा इसका 3 इंटू 2 6 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय करेंगे, ये क्या बन गया? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि रूट 5 का 5 माइनस 3 यानी 2 बन गया, ठीक है। बेसिकली हमारे पास कितना आंसर आ गया यहाँ से? 8 आंसर आ गया मेरा, ठीक है। आया कि नहीं आया 8 आंसर? कहाँ गया क्वेश्चन? हाँ, सेकेंड ऑप्शन मेरा यहाँ से ट्रू हो जाएगा, ठीक। समझ आ गया आपको? सीधा बस इतना याद रखो कि जब इस तरीके से लिखा है तो आपको ये करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करना है और डिवाइडेड बाय क्या कर देना है? ए बी कर देना, ठीक है। बस इतना समझ लो। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया है द रेडियस एंड स्लैंट हाइट ऑफ ए कोन आर इन द रेशो एंड इफ इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया दे रखा, हमें रेडियस निकालनी, ठीक है। रेडियस निकालनी, कर्व्ड सरफेस एरिया दे रखा है इसने। तो पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि कोन का जो हमारा सरफेस कर्व्ड सरफेस एरिया आता है वो क्या होता है? पाई आर एल होता है, पाई आर एल होता है। और इसने पाई आर एल की वैल्यू दे रखी है, वो कितनी दे रखी है? 792, ठीक है। अब इसने रेडियस और स्लेंट हाइट, इस ये रेडियस है, एल को हम स्लेंट हाइट बोलते हैं, रेडियस और स्लेंट हाइट का रेशो इसने कितना दे रखा है? 4:7। तो आप इसको 4x मान लो, इसको 7x मान लो, ठीक है। जब भी आपको ऐसे रेशो में दिया हो ना, तो इनको 4x 7x इस टाइप से मान लो। यहाँ पे पुट कर दो, पाई इंटू 4x इंटू 7x इज इक्वल टू कितना आ गया? 792। तो अब मैं यहाँ से क्या लिख सकती हूँ? 7 चौक 28 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 792 गुना 7/22, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से आपके पास 9 आएगी और एक्स की वैल्यू यहाँ से 3 आ जाएगी, ठीक है। फॉर्मूला याद कर लो बस, पाई आर एल जो है वो क्या है? इसका कर्व्ड सरफेस एरिया होता है कोन का। और अगर इसका आपको वॉल्यूम निकालना है तो वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है रूट 2 क्या होता है? रूट 2 सबको पता है इरेशनल नंबर है, ठीक है। नेक्स्ट ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पी और क्यू, ये जो हमें बतानी है ना कि टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, कंबाइंड एफिशिएंसी क्या होती है, तो टाइम कैसे निकालते हैं। देखो जब भी आपको ये बोला है कि 3 लोग या 2 लोग मिलके टोटल काम को कितने दिनों में कर रहे हैं, ये 30 दिनों में कर रहे हैं, पी और क्यू और आर तीनों जने मिलके 30 दिन में काम कर रहे हैं पूरा, ठीक है। तो ये हमारा कितना टाइम है? टोटल टाइम है ये मेरा, ठीक है। अगर आपको टोटल वर्क निकालना है, अगर आपको टोटल वर्क निकालना है कि तीनों ने मिलकर कितना काम किया, तो हम क्या करेंगे? इन तीनों की कंबाइंड एफिशिएंसी लिखेंगे, कंबाइंड एफिशिएंसी लिखेंगे, यानी कि सबकी एफिशिएंसी को जोड़ देंगे, इनटू क्या करेंगे? टोटल टाइम, ठीक है। इनटू क्या करेंगे? टोटल जो इन्होंने टाइम लिया है। अब सबकी एफिशिएंसी की जो रेशो है वो क्या है? 20, 15 और 12, यानी कि एक की रेशो, एक की एफिशिएंसी 15 है, एक की 20 है और एक की कितनी है? 12 है, ठीक है। ये आ रही है, थोड़ा उल्टा लिख दिया मैंने, कोई बात नहीं, ऐड ही करना है। और इनटू टोटल टाइम कितना ले रहे हैं? 30 दिन ले रहे हैं। तो आप इन तीनों को ऐड करो, इन तीनों को ऐड करेंगे कितना आएगा? 47 इंटू 30, यानी टोटल काम मेरा कितना है? 1410, ठीक है। टोटल काम कितना हो रहा है? 1410 कुछ यूनिट है जो मेरा काम हो रहा है। अब इसने पूछा कि इन हाउ मेनी डेज आर कैन अलोन कंप्लीट द सेम वर्क। अब टोटल काम मेरा 1410 हो रहा है और आर की एफिशिएंसी कितनी है? 12। आर की एफिशिएंसी कितनी है? 12 है। तो आप क्या करो? टोटल काम को डिवाइड कर दो इसकी एफिशिएंसी से, ठीक है। तो इसके दिन आ गया। अगर आपको इंडिविजुअली निकालना है, जो अगर मान लो पी क्यू आर की एफिशिएंसी आपको पता है कितनी है, 20, 15 और 12, ठीक है। और टोटल काम कितना है? 1410। टोटल काम कितना है? 1410। अगर इनकी आप लोगों को बताना है कि इसने कितने दिन लिए, इसने कितने दिन लिए, इसने कितने दिन लिए, तो आप इससे डिवाइड कर देंगे। ये एफिशिएंसी से आप इसको टोटल काम को डिवाइड कर दोगे तो आपके पास इसके इंडिविजुअली जो दिन लिए हैं वो आ जाएंगे। तो यानी कि कितना आ गया यहाँ से? 235/2 आ गया, 235/2 आएगा यहाँ से, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन हमारा ट्रू हो जाएगा। तो यही आपको एक तरीका करना है कि टोटल काम निकालना है तो सबकी एफिशिएंसी को जोड़ के और टोटल टाइम से मल्टीप्लाई कर दो। फिर चाहे आपको यहाँ से कुछ भी पूछा हो, इसको इस फॉर्मूले में पुट कर देना और आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम करते हैं ये क्वेश्चन। हाँ, अब ये क्वेश्चन है मेरा डिस्काउंट एमपी और सीपी वाला, एमपी और सीपी वाला। तो यहाँ से भी आपको फॉर्मूला रिवाइज हो जाएगा कि इसने बोला है कि
शॉपकीपर, एक सेकेंड, पहले हम ये करते हैं 105 वाला क्वेश्चन, ठीक है। 105 वाला क्वेश्चन, इसमें क्या पूछा है कि आपको ए की वैल्यू दे रखी है, बी की वैल्यू दे रखी है, तो हमें सीधे सीधे इसमें तो वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं करना। ए की वैल्यू 4 दे रखी है, बी की वैल्यू 6 दे रखी है, सीधे सीधे इसमें पुट कर दो। 4/4 इंटू 4b स्क्वायर करेंगे यानी कि 4 36, माइनस ए स्क्वायर करेंगे यानी कि 16, तो ये हो गया 136। इसको आप जो सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर 8√2 आएगा, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन, इसमें तो कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट करनी थी। सेकंड, जो अब इसके आगे जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें पूछा है कि इसमें क्या पूछा है कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सिलेंडर दे रखा है, हाइट दे रखी है और आपको लेटरल सरफेस एरिया निकालना है। क्या निकालना है? LSA। LSA मतलब लेटरल सरफेस एरिया निकालना। जो लेटरल सरफेस एरिया होता है सिलेंडर का, उसका फॉर्मूला है 2πRh, ठीक है। क्या फॉर्मूला है? 2πRh। और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है? πr²h। ये याद कर लो। सिलेंडर का अगर लेटरल सरफेस एरिया निकालना है तो 2πRh है और वॉल्यूम निकालना है तो πr²h होता है। अब इसने वॉल्यूम की वैल्यू दे रखी है, यानी इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 448 पाई। पाई से पाई कैंसिल, ठीक है, पाई से पाई कैंसिल। r² इंटू हाइट इसने 7 दे रखा है तो 448। r² की वैल्यू इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ से आएगा 64, ठीक है, 64 आएगा। r की वैल्यू यहाँ से 8 आ जाएगी। अब r की वैल्यू आपके पास आ गई तो लेटरल सरफेस एरिया आप निकाल सकते हो 2 इंटू 2 22/7 गुना r, मतलब कि 8 गुना ये है 7, 7 से 7 कैंसिल, तो यहाँ से आपके इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा जो भी आएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, उसमें भी एक अच्छा तरीका यूज़ कर रखा है। इसमें बोला कि द सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स 1 to 50, यानी कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर मतलब एक के बाद एक आने वाला नंबर, यानी कि 1 + 2 + 3 आप कहाँ तक जा रहे हो? 50 तक जा रहे हो। जब भी आपके पास n नंबर्स दिए हैं, यानी कि कितने दिए हैं? n नंबर्स, n कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स दिए हैं। n क्या क्या दिए हैं? कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स दिए हैं और उनका सम पूछा है, तो उसका फॉर्मूला होता है n इंटू n + 1/2। क्या फॉर्मूला है? n इंटू n + 1/2। तो टोटल कितने नंबर है? 50, तो 50 गुना 51/2 यानी कि 25 गुना 51, 25 गुना 51, ठीक है। 25 गुना 51 करेंगे, ये आएगा 5 5 25 25 से कम 25 और 25 पंजा 125 और 2 करेंगे तो 127, ठीक है, यानी कि 1275 आपका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम यहाँ से ये वाला सेम जो मैं पहले बता रही थी ना आपको, मार्क्ड प्राइस और क्या है ये? प्रॉफिट, डिस्काउंट दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है और इसको CP और SP ये सब पूछा है। MP, CP, SP, डिस्काउंट और प्रॉफिट और कितना फ़ायदा हुआ वो सब चीज़, ठीक है। तो इसको निकालने का एक फॉर्मूला है आपके पास। पहली बात तो ये कि जब हम CP निकालते हैं उसका फॉर्मूला होता है SP माइनस प्लस माइनस, या तो माइनस कर देते हैं प्रॉफिट। क्या करते हैं? माइनस करते हैं प्रॉफिट को। और अगर आपके पास लॉस दिया है, ठीक है, लॉस दिया है, तो मैं क्या करूँगी? CP माइनस लॉस करती हूँ, फिर मेरा क्या आ जाता है? SP आ जाता है, ठीक है। CP माइनस लॉस करते हैं तो क्या आता है? SP आ जाता है। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि हमें पूछा है एक और फॉर्मूला होता है आपके पास, अगर आपको SP निकालना है और आपको MP दे रखा है, मार्क्ड प्राइस दे रखा है और आपको SP निकालना है, तो उसका फॉर्मूला होता है MP इंटू 1 माइनस डिस्काउंट %/100, ठीक है। ये फॉर्मूला ये याद कर लो। और अगर उसके बाद फिर मुझे क्या निकालना है? हाँ, फिर मुझे इसमें तो सीधा सीधा वही निकालना है कि कितना कॉस्ट प्राइस, हाँ, CP निकालना है, ठीक है। तो ये फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए कि CP से अगर हमें SP दिया है, प्रॉफिट दिया है, तो उसमें माइनस कर दो। सीधी सीधी बात है। रिटेलर क्या करता है? रिटेलर किसी चीज़ को कॉस्ट प्राइस यानी कि उसका क्रय मूल्य है। रिटेलर किसी चीज़ को पहले खरीदता है, ठीक है, वो उसका कॉस्ट प्राइस है। फिर उसके बाद वो क्या करता है? उस आइटम पे मार्क्ड प्राइस लिख देता है, यानी कि कोई प्राइस लिख देता है उसको बढ़ा के। जितने, मान लो उसने 5 रुपये में खरीदी कोई चीज़, तो वो उसको बढ़ा के लिखेगा, 10 लिख दिया उसने, ठीक है। फिर वो उसको कितने पे बेचेगा? फिर उसने पहले 10 लिखा है, फिर वो दिखाएगा कि मैं डिस्काउंट दे रहा हूँ आपको, और डिस्काउंट दे के इसका प्राइस वो बोलेगा कि आप इसको 8 रुपये में ले लो, ठीक है। डिस्काउंट करके वो 8 रुपये में बेच देगा, यानी कि ये SP है। अब मुझे बताओ, उसने 5 रुपये में खरीदी और 8 रुपये में बेची, डिस्काउंट दिखाने के बाद भी, तो यानी हमें पागल बना रहा है, फिर भी उसको 3 रुपये का मुनाफा हो रहा है ना, 3 रुपये का मुनाफा हो रहा है। तो आपको आप इस तरीके से अगर इस इक्वेशन बना के समझेंगे तो आपको आसान तरीके से समझ आ जाएगा। अब आप देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इस क्वेश्चन में दिया है कि प्रोडक्ट सेल किया उसने, मार्क एज, हाँ, तो यहाँ पे MP इसने दे रखा है 3350, ठीक है। उसने बोला कि 20% का डिस्काउंट दिया, यानी कि D% कितना है? 20%, ठीक, इतना समझ आ गया। अब हम क्या कर सकते हैं? सीधा सीधा पहले यहाँ से SP निकालेंगे, यानी फॉर्मूला हमारा क्या है? MP इंटू 1 माइनस डिस्काउंट % यानी 20/100, ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में पुट करने के बाद इसका आपका आंसर आएगा 80/100 यानी कि 8/10, ठीक है। SP मेरा 8/10 आएगा। अब मुझे बताओ
सॉरी 8/10 अंदर का आएगा, ये 350 इसके गुना में है, तो 3750 गुना 0.8 करूँगी तो यहाँ से आंसर आएगा 3000। ठीक है, कितना आएगा 3000 आंसर आ जाएगा। गला थोड़ा ख़राब है आज। तो एसपी मेरे पास आ गया। इसने बोला है कि उसको प्रॉफिट हो रहा है, मुनाफा हो रहा है कितने रुपए का, 250 रुपये का, 250 रुपये का उसको फ़ायदा हो रहा है, और एसपी मेरा कितना आया है 3000। ठीक है, 3000 मेरा एसपी आ चुका है। तो सीपी निकाल सकते हैं। सीपी कितना है 3000, माइनस कर दो इसमें से, माइनस क्या करेंगे 250 माइनस कर दो, कितना आ गया यहाँ से 2750। तो ये कितना आ गया, सीपी आ गया मेरे पास, सीपी आ गया और एसपी आ गया। निकालना क्या है हमें, निकालना है हमें इसका सीपी ही निकालना था ना, क्या निकालना था, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मार्केट प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस। अच्छा एमपी माइनस सीपी निकालना है, एमपी माइनस सीपी निकालना है। तो एमपी कितना है 3750 है और ये है 2750, तो सीधा सीधा कितना आ गया 1000 रुपये। ठीक है, 1000 रुपये आ गए, यानी कि उसने उस 1000 रुपये बढ़ा के लिखे हैं। ठीक है, समझ आ गया। अब इसके बाद देखो सर्कल का, सर्कल का ये बहुत बढ़िया फॉर्मूला इसमें यूज़ होगा। मैं सारा ये इसलिए करा रही हूँ एक साथ ताकि आपको ढेर सारे फॉर्मूले जो हैं रिवाइज हो जाएं। तो एक बार ज़रूर रिवाइज कर लो और वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट्स ज़रूर कर देना। इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, ये सर्कल है जिसकी रेडियस कितनी है 21 सेंटीमीटर, और इसने बोला है एन आर्क सबटेंड एंड एट एंगल 60 डिग्री। ठीक है, ये हम जब आर्क लिखते हैं तो आर्क ऐसी होती है, जो हमारे सर्कल के ऊपर कोई लेंथ लेते हैं इसको हम आर्क बोलते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, आर्क बोलते हैं। और ये सेंटर पे एंगल बना रही है, एंगल इस तरीके से बनाएगी, तो ये जो एंगल है वो कितना है 60 डिग्री है, और रेडियस कितनी है 21। तो ये रेडियस है तो ये भी एक रेडियस ही होगी, ये भी रेडियस है। ठीक है, हमारे पास आर्क निकालने का लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है। लेंथ ऑफ आर्क निकालने का हमारे पास फॉर्मूला होता है, अगर मुझे आर्क की लेंथ निकालनी है तो उसका फॉर्मूला होता है θ/360 डिग्री इंटू 2πr। ठीक है, क्या करेंगे, इस सर्कल की जो पेरीमीटर है वो लिखेंगे और θ/360 डिग्री कर देंगे। इस फॉर्मूले को याद कर लो, हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 60/360 डिग्री, हमें एंगल थीटा 60 डिग्री दे रखा है, 2 इंटू पाई यानी कि कितना है 22/7, 2 गुना 22/7 गुना रेडियस कितनी है 21, तो 7 या 21 और ये हो गया 6, और ये हो गया 2 3 6 और 3 से 3 कैंसिल, यानी कि आंसर मेरा आ गया 22। ठीक है, बस ये फॉर्मूला याद कर लो कैसे भी करके। अब इसके बाद देखो, इसमें दिया है HCF निकालना है। HCF निकालने का तरीका मैं पहले भी करवा चुकी हूँ, HCF निकालने का तरीका पहले भी कर चुके हैं। 24 और 30 और 54 इनके प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे आप, तो ये आएगा 2 की पावर 3 गुना 3, और ये आएगा 5 गुना 2 गुना 3, और 54 को लिखेंगे तो आएगा 3 की पावर 3 गुना 2 की पावर 1। अब हमें क्या करना था, जब हम HCF लिख रहे थे तो हम वहाँ पर क्या कर रहे थे, लीस्ट पावर लेके चल रहे थे, कॉमन लीस्ट पावर। अब यहाँ पे 2 की पावर 3 है, यहाँ पे 2 की पावर 1 है, ये 2 की पावर 1 है, तो लीस्ट क्या है 2 की पावर 1। ठीक है, ये HCF आएगा 3 की पावर 1, 3 की पावर 1, यहाँ पे 3 की पावर 3, तो लीस्ट लेनी है 3 की पावर, यहाँ पे 5 है नहीं तो यानी कि 5 की पावर 0 है, यहाँ पे 5 की पावर 1 है, यहाँ पे 5 की पावर 0, तो मैं 5 लीस्ट लेनी तो 5 की पावर 0 लूँगी, यानी कि HCF कितना आ गया 6 आ गया यहाँ से। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है डायमीटर ऑफ राइट सर्कुलर कोन। कोन की बात कर रहे हैं। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, कोन की बात कर रहे हैं। कोन किस तरीके से बनता है, इस तरीके से। अब इसने बोला है डायमीटर, इसका ये पूरा डायमीटर इसने दे रखा है, डी कितना दे रखा है 8, तो आर कितना आ जाएगा 4। अब इसने वॉल्यूम दे रखी है, वॉल्यूम कितनी है 48 पाई। ठीक है, वॉल्यूम क्या है 48 पाई। अगर आपको मेंशुरेशन जो है वहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, उसको रिवाइज करना है तो जाके वीडियो देख लो, मैं पूरा मेंशुरेशन एक बार में रिवाइज करवा चुकी हूँ विद ऑल फार्मूलाज एंड ऑल क्वेश्चंस। ठीक है, अब राइट सर्कुलर कोन का वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 इंटू 20 ये 22/7 गुना 28, ये क्या आएगा 4 चौक 16 गुना, हमें निकालनी क्या है हाइट निकालनी है, और इसकी वैल्यू दे रखी है 48 पाई। पाई खोलने की जरूरत नहीं थी, ये कट गया। अब यहाँ से एच की वैल्यू जो आप निकालेंगे तो 48 गुना 3 बटे क्या करेंगे 16। ठीक है, 16 3 48 और ये आ जाएगा 9 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, 9 सेंटीमीटर, थर्ड ऑप्शन आ गया। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें लिखा था वैल्यू ऑफ √2 अप टू, √2 की वैल्यू सबको पता होनी चाहिए। √2 की वैल्यू होती है 1.4142। ठीक है, 4142, और √3 की वैल्यू होती है 1.73 करके, तो ये वैल्यू आप याद कर लो, 1.414 दिया है, 1414। ठीक है, थर्ड ऑप्शन आ जाएगा यहाँ से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है द मेजर ऑफ एंगल बिटवीन कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होती है, एक्स और वाई, इन दोनों के बीच में कितना एंगल है 90 डिग्री, कुछ नहीं करना। अब हमारे पास आती है प्रोबेबिलिटी। क्या आ गया, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आ गया। देखो, इसमें बोला है 2 नंबर्स आर चूजन फ्रॉम 50 नेचुरल नंबर्स, मतलब 50 में से हम 2 नंबर चूज कर रहे हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ नंबर बीइंग प्राइम।
क्या है, प्राइम नंबर। इसमें देखो कॉम्बिनेशन भी यूज़ हो रहा है और इसमें प्रोबेबिलिटी भी यूज़ हो रही है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी का तो क्वेश्चन है और उसमें कॉम्बिनेशन यूज़ हो रहा है। कॉम्बिनेशन मतलब कि चूज़ करते हैं ना जब हम किसी चीज़ को, तो हम NCR लगाते हैं, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन होता है। NCR की वैल्यू होती है n⁻r⁻ इंटू n-r⁻, ठीक है। ये क्या होता है हमारे पास, कॉम्बिनेशन, ठीक है। जब हम किसी चीज़ को चूज़ करते हैं, मतलब कि मान लो n आइटम्स में से आपको r आइटम चूज़ करने हैं। अब ये बोल रहा है कि 50 में से आपको प्राइम नंबर चूज़ करने हैं, ठीक है। 2 नंबर चूज़ करने हैं। तो पहली बात, मुझे 50 में से 2 नंबर चूज़ करने हैं, तो मैं 50C2 लिखूंगी, यानी 50 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 48 फैक्टोरियल। अब जब हम इसको लिखते हैं फैक्टोरियल को, तो हम इसको इस तरीके से लिखते हैं, मतलब एक एक माइनस करते जाते हैं और फिर फैक्टोरियल लास्ट में लिख जाते हैं। यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 48 फैक्टोरियल इससे कैंसिल हो जाएगा, ये यहाँ से 25 आ जाएगा। तो यानी कि 50C2 की वैल्यू मेरे पास 1225 आ जाएगी। अब इसने बोला है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ नंबर बीइंग प्राइम। अब दोनों नंबर प्राइम होने चाहिए, तो 1 से 50 के बीच में आपको याद होना चाहिए कि 1 से 50 के बीच में 15 ही प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है। अब 15 प्राइम नंबर्स में से 2 नंबर चूज़ करूंगी, तो यानी कि 15 गुना 14 और यहाँ पे आएगा 2, ठीक है। यहाँ पे 13 फैक्टोरियल ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बच गया 7, 15 सत्ते 105, ठीक है। ये आ गया 105। अब मुझे बताओ, मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है, यानी कि नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस। प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल केसेस, ठीक है, टोटल केसेस। तो यानी कि नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस मतलब दोनों नंबर प्राइम आ जाए, वो कितना है 105 चूज़ करने का, और टोटल हम 2 नंबर चूज़ कर रहे हैं तो वो कितना है 1225, ठीक है। यानी कि कितना आ गया ये मेरे पास 3/35 आ गया, 3/35। लेकिन आप इस क्वेश्चन में देखेंगे तो आपका जो आंसर है ना वो 35 में नहीं दे रखा, 245 दे रखा सबके नीचे, 245, यानी कि इस 35 को किसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे, तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से, तो ऊपर नीचे दोनों तरफ कर दो, यानी कि 21/245 मेरा आंसर आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। हो गया ये क्वेश्चन। अब इसके बाद देखो 115 वाला, फिर से ट्रिग्नोमेट्री आपकी यहाँ पे आ गई है। इसमें भी आपको कुछ नहीं करना, सीधा आपको ये पता होना चाहिए कि ये लिखा 10 थीटा, कोट थीटा क्या होएगा 1/10 थीटा, इसकी वैल्यू कितनी है 2, ठीक है। कितनी वैल्यू है 2, तो मैंने यहाँ से क्या लिखूंगी 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 = 2, यानी कि 10 स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 1। अब मैं 10 थीटा की वैल्यू निकालूंगी, स्क्वायर रूट 1 करूंगी, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1। फिर से वही बात हो गई, 10 थीटा की वैल्यू 1 दे रखी है और निकालना क्या है 10 की 5 और कोट की 10, तो 10 की वैल्यू 1 है तो 1/10 थीटा करूंगी, यानी कि कोट थीटा, उसकी वैल्यू भी कितनी आएगी 1 आएगी। अब हमें निकालें इनकी पावर्स की वैल्यू, 10 की 5 करना है और कोट की 10 करना है, यानी कि वैल्यू तो 1 आ रही है, 1 की 5 और 1 की 10 कर लो, कितना आएगा 1 + 1 यानी कि 2 आ जाएगा आंसर, ठीक है। सीधा सीधा आंसर क्वेश्चन था ये तो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास लिखा हुआ है द फैक्टर्स निकालना है, मतलब फैक्टराइजेशन करना है इसका। अब आप मुझे बताओ, ये आपको क्यूबिक दे रखी है, अगर आपके पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होती तो आप सीधा फैक्टराइजेशन कर देते, ठीक है। लेकिन ये क्यूब में लिखा है, तो आपको यहाँ पे ना क्या करना पड़ेगा, एक तरीका यूज़ करना पड़ेगा, वो क्या है हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड का मतलब है जो ऑप्शंस में दे रखा है ना उससे जाओ। ऑप्शन में देखो यहाँ x-1 दिया, यहाँ x-1, यहाँ x+1, यहाँ x-1, यानी कि 3 में x-1 दे रखा है। तो आप एक काम करो, इसमें x-1 देखो इसका फैक्टर है कि नहीं। x-1 अगर इसका फैक्टर होगा, यानी कि x की वैल्यू 1 इसको सेटिस्फाई करेगी, 1 की x = 1 जब इसमें पुट करेंगे हम, तो वो इसमें पुट करने के बाद 0 आना चाहिए, तो 1 पुट करो, 1 - 7 + 6 0 आ रहा है, हाँ जी आ रहा है, तो इसका मतलब x-1 इसका फैक्टर होगा, ठीक है। यानी कि जो आपका ये थर्ड ऑप्शन है ये तो आपका यहाँ से गलत हो जाएगा, ठीक है। थर्ड ऑप्शन हमारा सीधे सीधा गलत हो गया। अब इसको आप x-1 से डिवाइड करना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा x-1 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब डिवाइड कैसे करते हैं वो देखो, डिवाइड हम करते हैं, अगर हमारे पास इस तरीके से कोई पोलिनोमियल लिखी हुई है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो फर्स्ट टर्म है इसकी फर्स्ट टर्म, इन दोनों को जिससे हमें डिवाइड करना है ना, इसकी फर्स्ट टर्म को इसके बराबर बनाने की कोशिश करो। जब मैं x को x³ बनाऊंगी तो मुझे x² से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, यानी कि x³ बन गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करूँ क्या बनेगा -x², ठीक है। यहाँ पे x² की टर्म नहीं दी इसलिए मैं अलग लिख रही हूँ। अब यहाँ पे साइन आपको चेंज करना है, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल। हमारे पास क्या बचा x² - 7x + 6। अब इसको इसके बराबर बनाना है, x को x² के बराबर, यानी कि मैं क्या करूँ +x से मल्टीप्लाई कर दूँ, x² - x, ये आ गया। अब इसके बाद क्या आएगा, यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस, तो यानी कि ये कैंसिल हो गया, यहाँ बच गया -6x + 6। अब आपको इसको -6x के बराबर बनाना है इसको, तो यानी कि -6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। जब आप करेंगे तो ये -6 + 6 आएगा, आप साइन चेंज करेंगे, इसका रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो यानी कि मेरे पास ये जो पोलिनोमियल थी वो क्या बन गई, x-1 × x² + x-6 बन गया। अब इसके फैक्टर्स कर सकते हैं आप इजीली। इसके फैक्टर करेंगे तो दो मिडिल टर्म स्प्लिट करने के लिए हमें ऐसे नंबर चाहिए जिनकी मल्टीप्लिकेशन -6 आए और प्लस माइनस करें तो यहाँ से कितना आ रहा है +1 आना चाहिए,
यानी कि मैं क्या कर सकती हूँ, +3 इंटू -2, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा -6, और दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा +1। तो यानी कि मेरे पास क्या आ रहा है, x+3 इंटू x-2। ठीक है, ये आ गया x+3 इंटू x-2 आ गया, यानी कि फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। अब आप देखो जो हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें तो कुछ नहीं दिया हुआ, इसमें ये बोल रखा है कि 3 डज़न पेंसिल खरीदी, 3 डज़न यानी कि 3 गुना 12, यानी 36 पेंसिल इसने खरीदी हैं 360 में। अब ये बोल रहा है 7 पेंसिल कितने में आएंगे, तो 360 बटा 36 गुना 7, यही तो करना है, इसमें कुछ नहीं करना हो। ठीक है, ये तो छोटे छोटे क्वेश्चन है तो सबकी हो जाएंगे। अब देखो सेम इसी तरीके से इसने बोला है x-3 जो है, x-3 जो है वो इसका फैक्टर है। x-3 अगर इसका फैक्टर है तो इसका मतलब x=3 वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगी। सेटिस्फाई करने का मतलब होता है कि जब आप x के प्लेस पे 3 वैल्यू पुट करेंगे तो इस पोलिनोमियल की वैल्यू 0 के बराबर आनी चाहिए। तो आप इसमें 3 पुट कर दो, 9 माइनस क्या आएगा 3a माइनस 15 =0, यानी कि -3a -6 =0, -3a =6, a की वैल्यू कितनी आ गई, -2 आ गई। ठीक है, a की वैल्यू कितनी आ गई, -2 आ गई। क्लियर हो गया क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला है कि ए विलेज हैविंग पॉपुलेशन ऑफ 4000 रिक्वायर्स 150 लीटर ऑफ वाटर पर डे, यानी कि इसमें बोला है कि एक ऐसा गांव है जहाँ पे 4000 लोग रहते हैं और 150 लीटर पानी हर दिन लगता है। और अगर उनके टैंक मेज़र करो तो टैंक की मेज़रमेंट है 20 गुना 15 गुना 6। ठीक है, टैंक की मेज़रमेंट ये है। तो ये बोल रहा है कि फॉर हाउ मैनी डेज विल द वाटर ऑफ दिस टैंक लास्ट, यानी कि इस टैंक का पानी कितने दिन चलता होगा, फिर ये बताना है हमें। ठीक है, तो इसको कैसे निकालोगे आप लोग, अगर हमें ये पता करना है कि जो टैंक वो भर रहे हैं उसका पानी कितने दिन चलेगा। सबसे पहले आप मुझे ये बताओ, जो टोटल पॉपुलेशन है, टोटल कितने लोग हैं 4000, और एक दिन में कितना पानी ले रहे हैं 150 लीटर पर डे, यानी कि वो कितना पानी ले रहे हैं 4000 लोग ये हो गया टोटल। ठीक है, टोटल हमारा इतना लीटर पानी है पर डे, इतना पानी मिल रहा है। तो यानी कि अब इसके बाद ये मीटर में दिया हो तो मतलब इसको मुझे लीटर पानी हो गया ना, तो लीटर को मुझे मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे हम इसको, मीटर क्यूब में 1 मीटर क्यूब जो है कितने के बराबर होता है, 1000 लीटर के बराबर होता है। ठीक है, 1000 लीटर के, तो लीटर को मीटर क्यूब में है तो इसको 1000 से डिवाइड करेंगे। 1000 से डिवाइड करने के बाद ये सिर्फ कितना बचेगा, 600 बचेगा, यानी कि 600 मीटर क्यूब, यानी कि जो पानी है वो 600 मीटर क्यूब में आ रहा है। ठीक है, 600 मीटर क्यूब में आ रहा है। वॉल्यूम जो टैंक की वॉल्यूम है, टैंक की वॉल्यूम है वो क्या करेंगे हम, 20 गुना 15 गुना 6 कर दो, जो उसकी डायमेंशन गिवन है ना उन सबको मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 1800 मीटर क्यूब। अब टैंक की वॉल्यूम इतनी है और जो पानी है टोटल उसकी वॉल्यूम इतनी है, तो हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ डेज, कितने दिन चलेगा। ठीक है, कितने दिन चलेगा, तो आप डिवाइड कर दो 1800 बटे 600, 1800 बटे 600 करेंगे तो 3 दिन, यानी कि 3 दिन हमारा वो पानी चल रहा है। ठीक है, 3 दिन, कितने दिन चल रहा है पानी, 3 दिन चल रहा है। क्लियर हो गया। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, बाद में कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं आपको उसका सोल्यूशन बता दूंगी। अब ये क्वेश्चन देखो, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दे रखा है। इस क्वेश्चन में पूछा है कि आपको वैल्यू दे रखी है 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब 4 क्यूब 5 क्यूब 6 क्यूब की वैल्यू। अब इसमें 2 4 6 8 10 15, अब आप देखो अगर इन सब में 2 कॉमन ले लो, इन सभी में अगर 2 क्यूब कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 5 क्यूब प्लस 6 क्यूब, यही बचेगा। और इसकी वैल्यू मुझे दे रखी है, यानी कि 8 इंटू 4 41 आपको करना है, आंसर आ जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है x+1 x-2 इसके फैक्टर हैं, तो आपको इसकी a b की वैल्यू निकालनी है, आपको सिर्फ ये वैल्यू पुट करनी पड़ेंगी। अगर x+1 फैक्टर है यानी कि x -1 सेटिस्फाई कर रहा है, x-2 फैक्टर है यानी कि x की वैल्यू 2 इसमें पुट कर सकते हैं, दोनों को सेटिस्फाई करेगा। तो जब आप इस एक्सप्रेशन में पुट करेंगे +a² माइनस bx माइनस 6, ठीक है, इसमें हम दोनों वैल्यूज़ पुट करेंगे। -1 पुट करूँगी तो -1, यहाँ से क्या आएगा +a, यहाँ से बन जाएगा +b माइनस 6 = 0। ठीक है, अब यहाँ से मेरे पास क्या इक्वेशन बन गई, a + b = 7। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन ये बन गई। अब मैं जब 2 पुट करूँगी तो यहाँ से आएगा 8 + 4a माइनस 2b माइनस 6 = 0। तो यहाँ से फिर मेरी इक्वेशन क्या बनेगी, 4a माइनस 2b = -1, यानी कि 2 इक्वेशन बन गई आपके पास, और दोनों लीनियर इक्वेशन है, दोनों को सॉल्व कर सकते हो, दोनों को प्लस माइनस करके आप a b की वैल्यू निकाल लेना, यहाँ से a b की वैल्यू आ जाएंगी। ठीक है, अब इसके बाद देखो ये बकेट वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लो कि इस टाइप के क्वेश्चन किस तरीके से करे जाते हैं। जब आपके पास कोई बकेट दे रखी है, उसका बोल रहा है कि रेडियस ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ बकेट, ठीक है, बाल्टी का रेडियस दे रखी है, बाल्टी क्या दे रखी है, रेडियस दे रखी है। टॉप की जो रेडियस है वो 35 है, मतलब बड़ी जो आर है वो 35 है, और छोटी आर है वो कितनी है, 25 है। ठीक है, नहीं ये तो इसकी, अच्छा 25 और 8 है, 25 और 8 दी हैं। और स्लेंट हाइट जो आ रही है एल मतलब कितनी आ रही है इसकी, 35। ठीक है, स्लेंट हाइट कितनी है, 35 है। तो आपको निकालना क्या है, इसका कर्ड सरफेस एरिया निकालना है। तो कर्ड सरफेस एरिया क्या होता है, πr/l होता है। ठीक है, πr/l यहाँ पुट कर दो, 22 बटे
नहीं नहीं नहीं, पाई आर एल नहीं होता। अगर हमें 2 रेडियस दे रखी हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है तो उसका फॉर्मूला आएगा आर प्लस आर इंटू एल, ठीक है। पाई आर प्लस आर, अगर 2 रेडियस दे रखी तो दोनों को ऐड करना पड़ेगा, तो इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो आपका आंसर यहाँ से 36 30 आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अच्छा, कहाँ गया? इसमें बोला एक सॉलिड क्यूब को हम कट कर रहे हैं, 2 क्यूबॉइड बना रहे हैं इक्वल वॉल्यूम का, ठीक है। सॉलिड क्यूब को हम कट कर रहे हैं, मान लो लेट कर लो, लेट जो साइड है क्यूब की, साइड ऑफ क्यूब, ठीक है, कितनी है 2a है, ठीक है, मान लिया। कुछ तो मानना पड़ेगा, कुछ भी नहीं दे रखा तो। अब इसके बाद इसने बोला है कि व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ गिवन क्यूब एंड दैट वन ऑफ क्यूबॉइड। टोटल सरफेस एरिया जब आप क्यूब का निकालते हैं तो वो क्या आता है 6s², यानी कि 6 इंटू 2a का स्क्वायर करेंगे, यानी कितना आएगा 4 6 24a²। ये क्यूब का सरफेस एरिया आ गया। अब इसके बाद इसने बोला क्यूबॉइड का सरफेस एरिया कैसे निकलता है, हमें क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया का निकालना है, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया का निकालना है, तो जब हमारे पास हमने क्यूब की जो साइड है वो 2a है, तो क्यूबॉइड बनाएंगे तो उसकी लेंथ आएगी 2a और उसकी ब्रेड्थ जो आएगी वो आएगी 2a और हाइट जो आएगी वो a आएगी, ठीक है, 2a और a आएगी। तो जब आप इसका टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे ना, क्यूबॉइड का सरफेस एरिया निकालेंगे, उसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। 2 इंटू जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4a² प्लस यहाँ से कितना आएगा 2a² प्लस H इंटू L करेंगे, यानी ये L है, ये B है और ये क्या है H है, ठीक है। H कितनी है, A आ रही है, तो ये आ गया 2a², यानी कि मेरे पास कितना आ रहा है 2 इंटू कितना आ रहा है 2 इंटू 4 और 2 6 और 8a² आ रहा है, यानी कि 16a²। तो दोनों का आपको फिर रेशो निकालना है, तो रेशो निकाल दो, 24a² बाई 16a², ये कैंसिल हो जाएगा, 8 या 24 और 8 दूनी 16, 3:2 आ जाएगा। यहाँ से कितना आ जाएगा 3:2, ठीक है, सेकेंड ऑप्शन आपका ट्रू हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में तो कुछ नहीं करना है, √2 की वैल्यू दे रखी है, √3/√6 निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है, √3/√6, √3 डिवाइडेड बाई √6 निकालना है। तो आपको इस तरीके से लिख सकते हो, यानी कि मैं इसको क्या लिख सकती हूँ 1/2, यानी कि मैं इसको क्या लिख सकती हूँ 1/√2, यानी कि मैं इसको क्या लिख सकती हूँ 1.414, ठीक है। जब आप इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, डिवाइड करेंगे, तो आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि इफ़ 2k और k जो है सॉल्यूशन दे रखे हैं, ठीक है, सॉल्यूशन दे रखी है, यानी कि आपको समझ आनी चाहिए लैंग्वेज, ये लैंग्वेज समझो। इसमें क्या बोल रहा है कि 2k - 1 और k जो है सॉल्यूशन है इस इक्वेशन के, तो k की वैल्यू बताओ। यानी कि कोई भी चीज़, कोई भी जो x की वैल्यू और y की वैल्यू, जो वेरिएबल की जो वैल्यू है, अगर वो सॉल्यूशन है तो इसका मतलब वो वैल्यूज़ पुट करने पे 0 के बराबर आएगा, ठीक है, इतना याद रखो। अगर कोई भी इक्वेशन का सॉल्यूशन बनता है तो वो उसमें पुट करने के बाद 0 के बराबर हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे x की वैल्यू y की वैल्यू पुट कर दी, कितना आ गया 20k - 10 - 9k इज इक्वल टू 12 आएगा। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 11k इज इक्वल टू 22, तो k की वैल्यू 2 आ जाएगी, ठीक है, k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। आई थिंक बहुत ही आसान क्वेश्चन आ रहे हैं अब तो। 126, हाँ ये क्वेश्चन देखो, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें बोला है इफ़ एक्सप्रेशन x + 1/4 √x + a², ये क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो आपको a की वैल्यू बतानी है। परफेक्ट स्क्वायर है तो इसका मतलब मुझे पहले स्क्वायर रूट को हटाना पड़ेगा। आप मान लो लेट √x जो है वो कितना है u है, तो यानी कि x की वैल्यू कितनी आएगी u², तो आप इसमें पुट कर दो, नई इक्वेशन बनाओ, u² + 1/4 u + a², ठीक है, ये मेरे पास एक इक्वेशन बन गई। जब भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर इस तरीके से लिखी है, ठीक है, इस तरीके से लिखी है, तो वो अगर परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर का मतलब यानी कि इस तरीके से होनी चाहिए, x + 2 का स्क्वायर कुछ इस तरीके से आनी चाहिए, x + a का स्क्वायर ऐसे आनी चाहिए। तो ये ऐसा आने के लिए इसके जो रूट्स आएंगे ना वो क्या आने चाहिए, इक्वल आने चाहिए, यानी कि जो डिस्क्रिमिनेंट है वो कितने आएगा, इसके बराबर आएगा, ठीक है। b² - 4ac 0 के बराबर आएगा, तो b² - 4ac जब आप इसमें लगाएंगे तो 1/4 ये b होगा, -4 इंटू a की वैल्यू यहाँ से 1 आएगी, कोफिशिएंट 1 है, और c मेरा कांस्टेंट यानी कि a² इज इक्वल टू 0 आना चाहिए, ठीक है। यहाँ से मेरा कितना आ गया 1/16 -4a² इज इक्वल टू 0, तो -4a² इज इक्वल टू -1/16, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। a² की वैल्यू कितनी आएगी 1/64 आएगी, a की वैल्यू कितनी आएगी 1/8 आ जाएगी। यहाँ से वैल्यू a की वैल्यू कितनी आ रही है 1/8 आ रही है, प्लस माइनस 1/8 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, किस तरीके से करते हैं देखो। इसमें लिखा है कि इसमें बहुत बड़ी टर्म्स दे रखी हैं, आप देख के घबरा जाओगे, लेकिन आपको ये समझना है। इसमें देखो फर्स्ट क्या लिखा है 38 का क्यूब, ठीक है, प्लस क्या लिखा है 34 का क्यूब, ये लिखा है। अब इसके बाद इसने इसके डिवाइड में क्या लिखा है 38 का स्क्वायर प्लस 34 का स्क्वायर प्लस 28 का स्क्वायर, ये लिखा है। और प्लस क्या करा है यहाँ पे 28 का क्यूब माइनस, हाँ ये कुछ लिख रखा है इसने,
तीनों अलग अलग टर्म्स दे रखी हैं, 38 और 34 और 84 को अगर मैं 28 की फॉर्म में बनाना चाहूँगी तो ये 3 इंटू कुछ आएगा, है ना। जब आप इसको सॉल्व देखेंगे ना खोल के कि ये क्या बनेगा, जब आप इसको खोल के देखेंगे तो ये इस तरीके से बनेगा। पूरा का पूरा जो टर्म है आप इसको देखेंगे, ये बन रहा है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x वाई जेड, इस फॉर्म में बनेगा ये एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब, और यहाँ बनेगा माइनस 3x वाई जेड। ठीक है, ये दे रखा है और नीचे इसने दे रखा है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और ये दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये दे रखा है इसने। देखो ये एक्स स्क्वायर है, वाई ये एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है, जेड स्क्वायर है, और फिर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड ये दे रखा है। ठीक है, ये दे रखी वैल्यूज़ हमें, और एक्स प्लस वाई प्लस जेड जो है वो हमें फिर वैल्यू निकालनी है इसकी टोटल। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपके पास क्या बनेगा, देखो मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ। एक सेकेंड, देखो जो हमारे पास फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, अगर मेरे पास एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x वाई जेड है, इसका फॉर्मूला होता है कि आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, ये लिख सकते हैं। ऊपर जो है, ऊपर वाला अगर आप इसका वो देखेंगे ना, क्या है ऊपर, हाँ न्यूमरेटर देखेंगे तो वो इस टाइप से बनेगा। ठीक है, न्यूमरेटर इस टाइप से बनेगा, तो यानी कि आप इसको किस तरीके से लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो। और जब आप डिनोमिनेटर एलसीएम लेके लिखेंगे तो जो डिनोमिनेटर है वो ऑलरेडी इस फॉर्म में बन रहा है, इस फॉर्म में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, तो यानी कि इसको मैं ऐसे खोल सकते हो, नीचे सिर्फ ये लिखा है, तो ऊपर नीचे हम जब इसको लिखेंगे तो यानी ये इस तरीके से बनेगा मेरे पास, नीचे ये टर्म आ रही है ना, तो इसको कैंसिल कर दो, हमारे पास एक्स प्लस वाई प्लस जेड बचना चाहिए, और एक्स क्या है 38 और वाई क्या है 34 और जेड क्या है 28, तो सीधा आंसर कितना आ गया 100 आ गया यहाँ से। बस जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आपको अलजेब्राइक आइडेंटिटी में कन्वर्ट करने की कोशिश करनी पड़ेगी, अदरवाइज आपका क्वेश्चन जो है नहीं सॉल्व हो सकता। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 128 में इसने लिखा है, 128 में लिख रखा है एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर वाई माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, देन द वैल्यू ऑफ दिस, ये निकालनी है। तो यानी कि इसका मतलब एक्स की वैल्यू कितनी है 3 है, वाई की वैल्यू कितनी है 5 है, और जेड की वैल्यू कितनी है 4 है। सीधा सीधा पुट कर दो, 9/9 प्लस 25/25 प्लस 16/16, यानी कि 3 आ गई वैल्यू। ठीक है, कुछ नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिख रखा है बैग कंटेन 1 रुपी कॉइन 50 पैसे और 10 पैसे दे रखे हैं, और इनका रेशो ये दे रखा है, टोटल अमाउंट 187, तो 50 पैसे के कॉइन कितने आएंगे। यार ये तो बहुत आसान है, ये तो कर ही सकते हो आई थिंक। रेशो दे रखा है 3x 4x 5x। ठीक है, ये मान लेंगे। 3 जो है 1 रुपया है तो उसको भी पैसे बना लो, 1 रुपये को पैसे लिखेंगे तो कैसे लिखूंगी मैं 1.00। ठीक है, प्लस 4 इंटू कितना है 4x इंटू कितना आएगा, ये 3x है सॉरी 4x, ये 50 पैसे यानी कि इस तरीके से लिखेंगे, प्लस 5x इंटू 10 पैसे यानी कि मैं ऐसे लिखूँ, किसके बराबर आ रहा है 187 के। ठीक है, 187 के बराबर आ गया। तो अब आप इसको कैसे करेंगे, ऐड कर दो, 3x 2x बनेगा, ये बनेगा 0.5x इज इक्वल टू 187। जब x की वैल्यू निकालेंगे 34 आएगी, x की वैल्यू 34 आएगी तो 50 पैसे के नोट सिक्के कितने हैं, यानी कि 4 गुना 34 कर देंगे, यानी कितना आ गया 136। ठीक है, 136 सिक्के हैं आपके 50 पैसे के। रेशो में यही करना होता है, टोटल दिया है तो उनको x मान लो और फिर उनको ऐड कर दो, बस इतना ही करना हमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, पावर में दे रखा है और मुझे एक्स वाई और जेड में निकालना है। इसने दिया है 2x इज इक्वल टू 3y इज इक्वल टू 6 माइनस जेड। ठीक है, ये दे रखा है, तो आप क्या करो, मान लो 2x को मान लो k। ठीक है, जब मैं इसमें यहाँ से क्या निकालूंगी 2 की वैल्यू कितनी आएगी k की पावर 1/x, यही आएगी। 3 की वैल्यू क्या आएगी k की पावर 1/y, और 6 की वैल्यू कितनी आएगी k की पावर 1/-z। ठीक है, ये आ रही है यहाँ से, ये आ गई। तो अब क्या करना है, अब हमें बोला है 1/x 1/y 1/z ये दिया है, तो आप मुझे बताओ इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इसके बराबर आएगा 3 दूनी क्या आ रहा है 6 आ रहा है, 3 दूनी 6 आ रहा है, तो पावर्स को भी ऐड करेंगे, यानी कि k की पावर 1/x प्लस 1/y जो है किसके बराबर आ रहा है k की पावर माइनस 1/z के बराबर। k की पावर दोनों इसको इधर ले आओ, यानी कि पावर बराबर होनी चाहिए। अगर ये दोनों चीज़ बराबर हैं तो 1/x प्लस 1/y किसके बराबर होना चाहिए माइनस 1/z, यानी कि 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z की वैल्यू कितनी आ रही है 0 आ रही है इसकी वैल्यू। ठीक है, क्लियर हो गया।
कितनी वैल्यू आ गई 0। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से ट्रू हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में 125 आ रही है, तो ये पावर खोलनी है। 5 की पावर 3 होती है, -2/3 है, कैंसिल हो जाएगा। 5 की पावर ये 1/25 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी हो जाएगा। बोर्ड मास लगाना हमें। बोर्ड मास को हम सॉल्व करते हैं कि पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, फिर ऑफ सॉल्व करते हैं, फिर डिवीजन सॉल्व करते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। इस तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमें यही दे रखा है, पावर्स को ऐड कर देते हैं। जब भी हमारे पास ऐसे पावर में दिया है 5/3 दिया है, डिवाइड कर रहे हैं 5 की पावर 2/3, अगर डिवाइड करते हैं तो पावर हमारी माइनस हो जाती हैं, अगर हम फिर मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर जो है हमारी ऐड हो जाती है। बस इतना याद रखना, अगर मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं तो पावर माइनस करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर हमारी ऐड हो जाती है। आपका सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। ये दिया है एपी। अब एपी का क्वेश्चन देखो, जब भी आपको एपी दिया है, एपी में पहली बात तो आपकी एक फर्स्ट टर्म होती है, सेकंड टर्म आपकी आती है इस तरीके से a+d आती है, अब a+2d इस तरीके से आता है। एक होता है डी, जो इसको बोलते हैं हम कॉमन डिफरेंस। ठीक है, यानी कि इन दोनों को माइनस करोगे तो एक कॉमन डिफरेंस डी आएगा, इन दोनों को माइनस करोगे तब भी डी आएगा, इन दोनों को माइनस करोगे तब भी डी आएगा, तो वो होता है कॉमन डिफरेंस। ये फर्स्ट टर्म, इनका यूज़ करते हैं। nth टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है a + n - 1 × d, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, और इसके अलावा अगर आपको सम निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है n/2 × 2a + n - 1 × d। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है सम निकालने का, ये nth टर्म का, ये सम का। यहाँ पे इसने बोला विच टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज 78। अब 78 कौन सी टर्म है, इसका हमें n की वैल्यू निकालनी है। a की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3 दे रखी है, a की वैल्यू 3 दे रखी है, और 3,8 इस तरीके से टर्म आ रही है, तो यानी कि डिफरेंस कितना है 5। डिफरेंस 5 है, n की वैल्यू मुझे निकालनी है, ये 5 हो जाएगा। 78 - 3 करूँगी इज इक्वल टू क्या लिखूँगी 5 × n - 1, यानी कि ये कितना बन गया 75/5 इज इक्वल टू n - 1 करूँगी। इसको डिवाइड करूँगी तो कितना आएगा 5 एकम 5 दूनी 5 पंजे 25 और +1 करके n की वैल्यू कितनी आ गई 16 आ जाएगी। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16 आ जाएगी। 16 टर्म हो जाएगी हमारी। ठीक है, आई थिंक आपको क्वेश्चंस क्लियर हो रहे होंगे। तो जो है चैनल को सब्सक्राइब करवा दो, कर दो। ठीक है, लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों के पास, जो भी है वो कर दो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दिया है a/b + b/a, इसकी वैल्यू कितनी है 1। मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, जब a/b और + b/a लिखा है तो उसको हम क्या लिखते हैं a² + b²। इसकी वैल्यू क्या आती है a² + b² अपॉन ab, ये वैल्यू आती है जिसकी वैल्यू इसने 1 दे रखी है। अब हमसे पूछा है a³ + b³ की वैल्यू। अब आप इसको और सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा a² + b² इज इक्वल टू ab आएगा, यानी कि a² + b² माइनस ab की वैल्यू कितनी आएगी 0 आएगी। ठीक है, यहाँ से सॉल्व हो गया। अब हमें निकालना है a³ + b³। इसका फॉर्मूला होता है a³ + b³ का फॉर्मूला आप याद कर लो। इसका फॉर्मूला होता है a + b × a² + b² माइनस ab। ठीक है, और अगर आपके पास यहाँ पे -a³ -³ होता तो यहाँ पे माइनस आ जाता और ये बनता a² + b² + ab, ये होता है। अब इसकी वैल्यू 0 दे रखी है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो थ्रू आउट 0 आएगी वैल्यू। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन ट्रू हो जाएगा हमारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें स्क्वायर रूट में 2 to 2 दे रखा है इनफाइनाइट टाइम, और उसकी वैल्यू बतानी है। जब भी आपको मल्टीप्लिकेशन में दे रखा है, यानी कि इसके बीच में प्लस माइनस का कोई साइन नहीं है, इस टाइप के क्वेश्चंस को मैं अपनी शॉर्ट एक वीडियो में बता चुकी हूँ। 4 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, जब प्लस में दिया हो, माइनस में दिया हो, या मल्टीप्लाई में दे रखा हो तो। ठीक है, और इनफाइनाइट मल्टीप्लाई में एक तो इनफाइनाइट टाइम दे रखा होता है, एक फाइनाइट टाइम दे रखा होता है। तो ये 2-4 केसेस होते हैं, मैं शॉर्ट वीडियो में करवा चुकी हूँ, अगर आपको देखना है वहाँ से देख सकते हैं। तो जब भी इनफाइनाइट टाइम हमें इस टाइप से वैल्यू दी है तो उसकी वैल्यू जो इसके अंदर लिखा भाई इसकी वैल्यू हो जाती है, मतलब इसका आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको क्वेश्चन। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है व्हाट विल बी द एरिया ऑफ ट्राइंगल 2 साइड्स ऑफ विच 8 and 11, पेरीमीटर दे रखा है ये। ठीक है, हमें पेरीमीटर दे रखा है और हमें क्या बोला है एरिया निकालना है। अगर हमें हाँ 2 साइड दे रखी हैं तो देखो जो पेरीमीटर होता है वो क्या होता है a + b + c होता है। ठीक है, पेरीमीटर कितना दे रखा है इसने 32, और हमारे पास 2 साइड है 8 + 11 + c जो है वो 32, तो आप इसको ऐड करोगे 19, c की वैल्यू यहाँ से 32 - 19 आ जाएगी, मतलब तीसरी जो आपकी वो है साइड वो आ जाएगी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है हिरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है हिरोन्स फॉर्मूला। मेंसुरेशन की वीडियो देख लो प्लीज़ जाके, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, टीजीटी वालों के लिए। अगर देख चुके हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखी तो एक बार ज़रूर देख लो। हिरोन्स फॉर्मूले में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम सेमी पेरीमीटर निकालते हैं, यानी जो पेरीमीटर उसका आधा कर देते हैं। फिर हम अगर हमें ट्राइंगल का एरिया निकालना है जिसकी तीनों साइड अनइक्वल है तो उसका फॉर्मूला होता है s × s - a, s - b और s - c, ये फॉर्मूला होता है। ये इसमें आप पुट करेंगे तो आपका यहाँ से एक आंसर आ जाएगा।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वो तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें ईस्ट वेस्ट वाला जो ये नॉर्थ साउथ वाला क्वेश्चन होता है ना, इसको ऐसे करते हैं। आप मान लो ये ईस्ट है, ये वेस्ट है और ये नॉर्थ है, ये साउथ है। डायरेक्शंस मान लेते हैं। ये बोल रहा है कि कोई बंदा है वो अपने घर से 24 किलोमीटर जा रहा है ईस्ट की तरफ, ठीक है, ईस्ट की तरफ 24 किलोमीटर गया, फिर वहाँ से उसने लेफ्ट लिया 10 किलोमीटर गया। अब बता रहा हूँ कि डिस्प्लेसमेंट बताओ। डिस्प्लेसमेंट बताने का मतलब है कि सीधा सीधा रास्ता, ठीक है, जो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक उसको घूम के ना जाना पड़े, सीधा चला जाए, तो इसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। अब ये बन गई राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल में हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम होती है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर जो है किसके बराबर होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर के। तो यानी 24 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर करेंगे वो किसके बराबर आएगा, एच स्क्वायर के, जो डिस्प्लेसमेंट है उसके बराबर आएगा। अब 24 और 10 का जो पेयर बनता है उसमें 26 आंसर आता है, ठीक है। यहाँ से आ गया हमारा आंसर 26। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल दे रखा है और ये बताना है कि कौन सी ट्राइंगल बनेगी। ABC फिर क्या बनेगा, यहाँ पे आप देखेंगे ना, तो रेशो हमारे पास क्या है, 3x + 7x + 6x + 4x, ठीक है। ये इसने रेशो दे रखा है एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल का। तो आप मुझे बताओ टोटल जो इंटीरियर एंगल निकलेंगे वो कितने होंगे, 360। इसको 360 के बराबर पुट कर दो। x की वैल्यू आपकी यहाँ से आएगी, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू बनेगी 7 और 3 10 और 10 20, यानी कि 20x = 360। x की वैल्यू आ रही है 360/20, तो ये बन रहा है 18, ठीक है। कितना बन रहा है, 18 बन रहा है। जो रेशो है एंगल्स का वो ये बन रहा है। तो इसका मतलब फिर मैं एंगल्स यहाँ से निकाल सकती हूँ। एंगल ए की वैल्यू अगर मैं निकालूँ यहाँ से, एंगल ए की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है, तो ए की वैल्यू निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि जो एंगल ए है वो किसके बराबर होगा, 3 गुना टोटल हमारे पास कितना होता है इंटीरियर एंगल का सम, 360 होता है, ठीक है। और इन सब का सम कितना दे रखा है, 20, उससे भाग कर दो, ठीक है, 20 से भाग कर दो, तो ये कितना आ रहा है, 18 गुना 3 यानी कि 54 आ रहा है, ठीक है, 54 आ रहा है। मैं पहले 18 निकाल चुकी हूँ, आप यहाँ से ये मत करो। सीधा सीधा ए की वैल्यू 18 गुना 3 आएगी, और बी की वैल्यू 7 गुना 18, सी की वैल्यू 6 गुना 18 और डी की वैल्यू 18 गुना 4। इस तरीके से आपके एंगल आ जाएंगे। जब आप एंगल्स को देखेंगे ना, तो दो एंगल को आप ऐड करेंगे। जब ए और बी को ऐड करेंगे उनकी वैल्यू 180 डिग्री आएगी, और सी और डी को ऐड करेंगे तो उनकी वैल्यू आपकी 180 डिग्री आएगी। मतलब ये अगर आपके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हो जाते हैं तो वो जो आपकी साइड्स हैं वो पैरेलल हो जाती है, ठीक है, यानी कि ट्रेपीजियम बनेगा फिर लास्ट में जाके। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको फ्रैक्शंस दी है असेंडिंग ऑर्डर, इसका तो मैं क्या ही करवाऊँ, ये तो असेंडिंग ऑर्डर आसानी से हो जाता है। आप इनकी वैल्यूज़ निकाल लो, उससे भी असेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा, पता कर सकते हो अगर आपको कुछ भी नहीं पता है तो, ठीक है। व्हाट विल बी द एक्सटीरियर एंगल ऑफ हेक्सागन, ये इंपॉर्टेंट है। अगर मुझे हेक्सागन का एक्सटीरियर एंगल निकालना है, यानी कि कभी भी किसी भी पॉलीगन का आपको अगर एक्सटीरियर एंगल पता करना है, तो सबसे पहली बात यह है कि सम ऑफ ऑल रेगुलर पॉलीगन के लिए एक्सटीरियर एंगल का जो सम है वो कितना होता है, 360 डिग्री होता है, ठीक है। अगर आपको अब निकालना है किसके लिए, किसी भी एक पॉलीगन के लिए अगर आपको इंडिविजुअल एंगल निकालना है, एक्सटीरियर एंगल, यानी कि एक एक्सटीरियर एंगल निकालना है, तो उस पॉलीगन की साइड से डिवाइड कर दो, ठीक है। यानी कि थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 360। ये हेक्सागन बोला है तो 6 साइड है, तो 6 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, ये आपका आंसर 60 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद मान लो आपको इंटीरियर एंगल्स का सम पता करना है, तो वो उसका फॉर्मूला होता है n-2 × 180 डिग्री। सम जो है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स का ये होता है। अगर आपको इंडिविजुअली इंटीरियर एंगल निकालना है तो फिर आप इसको n से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। ये तरीका होता है हमारे पास। अब इसके बाद देखो, इसमें तो 3 एंगल दे रखे ट्राइंगल के, और ये अगर आप इससे, ये तो सीधा सीधा क्वेश्चन है, अगर आप a + b + c करते हैं, a + b + c करते हैं, वो 180 डिग्री के बराबर आता है। अब दो का सम और माइनस दे रखा है, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। आई थिंक इसको करवाने की ज़रूरत नहीं है, ये तो सिंपल इक्वेशन ही सॉल्व करनी है हमें, ठीक है। तो क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया व्हाट विल बी द कंपाउंड पोर्शन ऑफ दिस। जब आपको रेशो दे रखा है और उसका आपको कंपाउंड रेशो बोला है, तो कंपाउंड रेशो के लिए हम सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2/3 × 5/6 × 8/9। ये आपका कंपाउंड रेशो आएगा 80/9 और 3 ये बनेगा 162, ठीक है। तो इसका कंपाउंड रेशो आएगा 40/81। कंपाउंड का मतलब है सीधा सीधा मल्टीप्लिकेशन करके निकालना है। अब हमें निकालना है मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू निकालनी किसी पोलिनोमियल की। अगर किसी भी पोलिनोमियल की आपको मिनिमम वैल्यू चेक करनी है, यानी कि आपके पास अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरीके से दी हुई है, उसकी आपको मिनिमम वैल्यू चेक करनी है, तो x की वैल्यू -b/2a, -b/2a पे वो मिनिमम वैल्यू देता है, ठीक है। -b/2a पे वो क्या देता है, मिनिमम वैल्यू देता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपके पास a b c सबकी वैल्यू है, x² - x + 1 है, a की वैल्यू यहाँ से 1 है, b की वैल्यू यहाँ से -1 है,
सी की वैल्यू 1 है। यहाँ इसमें पुट करेंगे तो एक्स की वैल्यू आपकी आएगी 1/2, यानी कि 1/2 पे ये जो आपकी पॉलिनोमियल है वो मिनिमम वैल्यू देगा। तो इसमें पुट कर दो 1/2, 1/2 पुट करेंगे तो 1/4 माइनस 1/2 प्लस 1, इसकी वैल्यू जो है आपकी आएगी 3/4। ठीक है, आपका ऑप्शन यहाँ से ये ट्रू हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, आपको दे रखा है एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई का रेशो दे रखा है, और हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का रेशो निकालना है। तो यानी कि आपको क्या दे रखा है, एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई का रेशो दे रखा है। जब आपको इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास यहाँ से एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएंगी। एक्स और वाई की वैल्यू जो आएंगी वहाँ पे आप यहाँ पे पुट कर देना, ये सीधा सीधा इसमें पुट करना है, आपका रेशो यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड दे रखी है, जिनका रेशो दे रखा है, उसका सरफेस एरिया दे रखा है। क्यूबॉइड का सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया दे रखा है इसने, उसका फॉर्मूला आपका होता है 2 इंटू, मैं पहले भी क्वेश्चन करा चुकी हूँ, 2 इंटू BH प्लस LH, सॉरी LH। ठीक है, ये फॉर्मूला है। 2 इंटू इसने रेशो दे रखा है, तो आप इसको मान लो x मान लो, 2x मान लो, 3x मान लो, तो यानी कि ये हो जाएगा x 2x स्क्वायर यहाँ से, प्लस ये आएगा 6x स्क्वायर, प्लस ये आएगा 3x स्क्वायर। ठीक है, यानी कि 11x स्क्वायर किसके बराबर दे रखा है, 44 के। x स्क्वायर की वैल्यू 4, x की वैल्यू आ गई 2 आ जाएगी, x की वैल्यू 2 है, तो यानी कि ये आगे 2, 4 और 6, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखो इसमें क्या करना है, एल्जेब्राइक आइडेंटिटी यूज़ करनी है। इसमें लिखा है x प्लस 1/x की पावर का स्क्वायर की वैल्यू 3 दे रखी है। ठीक है, यानी कि मेरे पास x प्लस 1/x की वैल्यू क्या है, √3। ठीक है, इतना समझ में आ गया, √3 इसकी वैल्यू है, और हमें निकालना, अगर मैं इससे देखूँ आपको, अगर आप इन सबको देखोगे तो मैं इनको x की पावर 6 में बनाना चाहती हूँ। x की पावर किस में बनाना चाहती हूँ, 6 में बनाना चाहती हूँ। तो x की पावर 6 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं क्या करूँ कि मैं x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू निकालूँ, तो ये क्या आएगा यहाँ से x6 प्लस 1, यानी कि मेरे पास x6 की वैल्यू कितनी आएगी, -1 आएगी, है ना, कितनी आएगी, -1 आएगी। x6 की वैल्यू कितनी आ रही है, -1। तो कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ ये कर दो, इससे भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आप यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, x6 की पावर जब इसको आप देखेंगे डिवाइड करेंगे 72 को 6 से, तो कितना आएगा, 6 1 6, 6 2 12। ठीक है, ये आएगा 6 की पावर 11, ये आएगा 6 की पावर 54, 6 9 54 प्लस 6 की पावर 6, ये प्लस यहाँ पे क्या दिया है, 6 की पावर 24 है, तो 6 की पावर कितने लिख सकते हैं, 6 चौक 24, तो 4, प्लस यहाँ पे 6 की पावर 6 दिया है, ये प्लस 1 दिया है। अब आप मुझे बताओ, हम यहाँ से निकाल चुके हैं x की पावर 6 जो है किसके बराबर है, -1 के बराबर है ना, -1 के बराबर हम निकाल चुके हैं। क्यों, देखो ये जो मैंने किया है ना, x6 प्लस 1 इज इक्वल टू, मैंने इसको 0 पुट कर दिया, इसकी वैल्यू मैंने क्या निकाली है, 0 निकाली है। वो कैसे निकाली है, वो पता है कैसे निकाली है, वो निकाली है मैंने इस तरीके से, इसको फॉर्मूला क्या आएगा, x³ प्लस 1/x क्यूब प्लस 3 इंटू x प्लस 1/x आएगा। अगर मैं क्यूब का फॉर्मूला खोलूँगी तो इसकी वैल्यू मेरी √3 दे रखी है, तो 3√3, इसकी वैल्यू फिर यहाँ से क्या आएगी, 0 आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है, तो यहाँ हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो वो वहाँ से कितना आ जाएगा, इज इक्वल टू 3√3 के पुट करेंगे तो ये 0 बन जाएगा यहाँ से माइनस होके। ठीक, तो इसका मतलब बेसिकली हमें, अगर आप इसको भी ना सॉल्व करते ना, इस एक्सप्रेशन को भी नहीं देखते, तो आप यही करना, जब भी आपको ऐसे पावर्स में दिया हो, किसी छोटे की पावर बना लो और उसकी पावर का वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे, तो जिसका वैल्यू आपकी 1 आ जाएगी, सीधा सीधा जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना 1 आ जाएगी। ठीक है, कुछ माइनस आएंगे, कुछ प्लस में आएंगे, जैसे ये 1 आएगी, ये -1 आएगी, ये -1 आएगी, ये 1 आएगी, ये 1 आएगी, ये -1 आएगी, ये 1 आएगी, कैंसिल करेंगे तो एक 1 बचेगा हमारे पास। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि 148 में पूछ रहा है कि PQR 3x है, QOR PQR दिया है, यानी कि, और इसने बोला है POQ जो है एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, तो यानी कि कितना एंगल बनाएंगी, 180 डिग्री का एंगल बनाएंगी। और POR कोई पॉइंट है O, ठीक है, QOR POR इसने दे रखा है और QOR दे रखा है, वो एंगल दे रखा है। तो आप मुझे बताओ, जब ये स्ट्रेट लाइन बना रही हैं, स्ट्रेट लाइन बना रही है, ये PO है, ये स्ट्रेट लाइन बना रही है, तो ये पूरा एंगल कितना आना चाहिए, 180 डिग्री लीनियर आएगा। तो आप इनको ऐड कर दो, 3x प्लस 2x प्लस 10 कितना आएगा, 180। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 34, x की वैल्यू 34 आ गई। यहाँ पे इसमें पुट कर दो इसकी, और इसकी वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू इसने पूछी है 34 ही आ रही है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 149, इसमें लिखा है कि ये पॉइंट जो है मिड पॉइंट है लाइन सेगमेंट का। जब भी देखो आपको कभी भी लाइन सेगमेंट दिया है, कभी भी लाइन सेगमेंट 2 पॉइंट दे रखे हैं, और अगर आपको वहाँ पे क्या पूछा है, मिड पॉइंट पूछा है। ठीक है, एक तो आपका 10th क्लास तक का आपका सिलेबस है, तो इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला भी आएगा। जब आपको इन दोनों का डिस्टेंस निकालना, अगर आपको PQ निकालना है, तो वहाँ पे हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं, उसका फॉर्मूला है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये डिस्टेंस फॉर्मूला होता है। अगर मिड पॉइंट की बात कर रहा है तो उसका फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2, ये आता है मिड पॉइंट। ठीक है, ये मिड पॉइंट आता है।
और अगर मान लो कोई पॉइंट है जो इस लाइन सेगमेंट को, कोई पॉइंट है पी जो इस लाइन सेगमेंट ए और बी को मिलाने वाली लाइन को m/n में डिवाइड करता है, तो इस पी के अगर मुझे कोऑर्डिनेट निकालने हो तो उसका फॉर्मूला होता है mx2 + nx1 डिवाइडेड बाय m+n। ठीक है, क्या आता है डिवाइडेड बाय m+n, कोमा यहाँ से आता है my2 + mny1 डिवाइडेड बाय m+n। ठीक है, ये सेक्शन फॉर्मूला है, ये भी याद कर लो, क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से। ठीक है, तो ये फॉर्मूले आपको लगा देने हैं बस। इसने मिड पॉइंट पूछा तो सीधा सीधा आप इसको लिख दो। इसने मिड पॉइंट दे रखा है, वो क्या बोल रहा है, p/3, 4 है, जो किसके बराबर आएगा, -6 - 2/2 करेंगे तो ये -8/2 यानी कि -4 आएगा, और इन दोनों को ऐड करेंगे 5 और 3 8/2 यानी कि 4 आएगा। तो p/3 की वैल्यू इसने -4 दे रखी, तो p की वैल्यू कितनी आएगी, -12। बस आंसर आ गया। लास्ट क्वेश्चन मैं करा रही हूँ आपको, ABCD ट्राइंगल, इसने राइट एंगल ट्राइंगल दे रखी है, ऐसी पूछा रहे तो पाइथागोरस थ्योरम लगानी है, इसमें कुछ नहीं करना। A दे रखा है, B दे रखा है, C दे रखा है। AB की वैल्यू दे रखी 5 और इसकी वैल्यू दे रखी है, BC की वैल्यू 5 दे रखी है, तो ये हमें AC निकालना है। 5 स्क्वायर को ऐड करेंगे तो यानी 25 + 25 यानी कि 50, √50 यानी कि 5√2। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर यहाँ से 7.071 आएगा। ठीक है, आई थिंक जो है आपकी प्रैक्टिस हो गई होगी। अगर नहीं, मेरी तरफ से ये लास्ट आप लोगों के लिए कोशिश थी कि आप लोग एक पेपर जो है एक साथ बैठ के अपना दिमाग चेक कर लें कि किस तरीके से चल रहा है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसा लगा आपको ये फास्ट रिवीजन। 1 घंटे में एक पेपर करने की प्रैक्टिस हो जाएगी, तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर कर लो।